वास्तविक विश्लेषण अपन पढ़ रहे हैं। देखो देखो सुनो, थोड़ी देर पढ़ते हैं अपन, जल्दी से सुनो, इधर सुनो। देखो एक बार, थोड़ी देर का मतलब 2-2.5 घंटे पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले तो अपन देख रहे हैं सिलेबस क्या है। देखो इसका 2 मिनट के लिए अपन वो देख लेते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा देखो इधर सुनना एक बार। पहला जो सिलेबस का टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है देखो पूर्ण कर्मित क्षेत्र। पूर्ण कर्मित क्षेत्र अलजेब्रा के बाद में 1-2 पेज छोड़ देना, वहां से स्टार्ट कर लेना, फिर कुछ क्वेश्चन और लिखवा देंगे वहां पर। पूर्ण कर्मित क्षेत्र देखो, पहला जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है देखो पूर्ण कर्मित क्षेत्र, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। वास्तविक विश्लेषण का पहला चैप्टर भी होता है, बीएससी पार्ट सेकंड भी चलती है। देखो रियल एनालिसिस अदर यूनिवर्सिटी में अदर में भी चलती होगी। देखो अपने यहाँ बीएससी पार्ट सेकंड में अपन देखते हैं। जैसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है पूर्ण कर्मित क्षेत्र, और ये अपने सिलेबस में दिया हुआ। देखो उसके बाद में दूसरा जो टॉपिक है वो है देखो सीमा बिंदु के बारे में अपने को पढ़ना है। देखो सीमा बिंदु है जैसे एक तो देखो एक व्यूअर समुच्चय। जल्दी से एक बार थोड़ा सिलेबस अपन देख लेते हैं। देखो व्यूअर समुच्चय है, फिर है संवर्त समुच्चय। देखो लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, ओपन सेट के बारे में पढ़ेंगे। देखो ऐसे ही क्लोज सेट के बारे में पढ़ेंगे। देखो उसके बाद में देखो जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है अनुक्रम दे रखे। देखो अनुक्रम की सीमा वगैरह अपन कैसे देखते हैं वो दे रखा है। देखो अनुक्रम की सीमा या अभिसारी अनुक्रम के बारे में अपन बात करेंगे। देखो लिख लो, मैं बता रहा हूं कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थोड़ा अपन देख रहे हैं। देखो सीक्वेंस है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस है, देखो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। उसके बाद में देखो रीमान समाकलन, रीमान इंटीग्रेशन, उसके बाद में देखो श्रेणी का अभिसरण, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, उसके बाद में देखो फलनों का अनुक्रम, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, बिल्कुल आसान सी किताब है। और यहाँ पे अपन देख रहे हैं देखो ये टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। देखो पूर्ण कर्मित क्षेत्र पहले चैप्टर का नाम है, बिल्कुल आज पूरा भी हो जाएगा। देखो बिल्कुल छोटा चैप्टर है पूर्ण कर्मित क्षेत्र। देखो उसके बाद में दे रखा है देखो सीमा बिंदु है, विवर्त अंतराल अलग चीज होती है। देखो अपन अभी तक बात कर रहे थे जैसे 12वीं वाले सिलेबस में अपन ने कई जगह बात की थी, ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, अंतराल अलग बात है, समुच्चय अलग बात है। तो यहाँ अपन बात करेंगे विवर्त समुच्चय अपन कैसे चेक कर सकते हैं, संवर्त समुच्चय कैसे चेक कर सकते हैं। देखो दोनों से मिला के एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो दोनों चैप्टर से मिला के एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, ये अपन कह सकते हैं। देखो लगभग कोई ज्यादा बातें हैं नहीं। देखो यहाँ पर तो दोनों से मिला के एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो अनुक्रम है, देखो अनुक्रम की सीमा है, अभिसारी अनुक्रम है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। देखो क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, इसमें छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। देखो तो यहाँ से अपन देखेंगे कम से कम 1 क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा ही जाएगा। देखो अनुक्रम की सीमा से संबंधित 1 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। देखो
कोई भी अनुक्रम दे देंगे कि ये पूछ लेंगे कि ये अभिसारी अनुक्रम है या नहीं, या इसकी सीमा वगैरह निकालना पूछ लेंगे, या अनुक्रम की जैसे सीमा बिंदु वगैरह निकालना पूछ लेंगे। बिल्कुल आसान चैप्टर है, वो देखेंगे। देखो अभी अपन ऐसे रीमान समाकलन से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो रीमान नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने समाकलन की डेफिनेशन दी थी। जो अपन समाकलन करते हैं ना 12वीं क्लास में, जो समाकलन पढ़ते हैं, वो एक्चुअल में क्या है समाकलन। देखो रीमान ने उनकी डेफिनेशन दी थी। ऊपरी डार्बू योग निकालते हैं, निम्न डार्बू योग निकालते हैं। सारे फलन रीमान समाकलन ही नहीं होते हैं, ये सभी फलनों का समाकलन नहीं किया जा सकता। तो समाकलन करने के लिए क्या जरूरी कंडीशन होती है, वो अपन यहाँ पे देखेंगे। देखो सभी फलनों का समाकलन करना पॉसिबल नहीं है। अवकलन कर सकते हैं लेकिन समाकलन नहीं कर सकते। तो रीमान ने एक डेफिनेशन दी थी, उससे अपन पता लगाएंगे कि कौन सा फलन समाकलनीय है, कौन सा फलन समाकलनीय नहीं है। देखो श्रेणी का अभिसरण, देखो कोई भी सीरीज दी हुई है वो 3 प्रकार की हो सकती है। देखो अभिसारी हो सकती है, अपसारी हो सकती है, दोलायमान हो सकती है। देखो कन्वर्जेंट हो सकती है, डाइवर्जेंट हो सकती है, ओसिलेटरी हो सकती है। देखो तो उसको चेक करने के 5-6 नियम अपने पास हैं। देखो वैसे ये जो चैप्टर है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट में चलता है अपने अवकलन गणित में, लेकिन यहाँ सिलेबस में यहाँ दे रखा है। देखो श्रेणी का अभिसरण, तो वो अपन चेक करना सीखेंगे। 5-6 नियम है वहाँ पर, उन नियमों से अपन पता लगाएंगे कि वो श्रेणी अभिसारी होगी कि अपसारी होगी। देखो तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो फलनों का अनुक्रम है वो कोई है नहीं वहाँ पे। फलनों का अनुक्रम है, उसमें 2-3 थ्योरम है या डेफिनेशन वगैरह दे रखी है, तो यहाँ से कोई ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं होती है। बीएससी में भी कमी देखते हैं अपन, फिर भी देखेंगे अपन थोड़ा उसको। तो लगभग अगर अपन देखें तो यहाँ से देखो अपने 4-5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो 4 या 5 क्वेश्चन इस किताब से पूछे जा सकते हैं। देखो और 5-6 दिन में ये किताब पूरी भी हो जाएगी आसानी से। बिल्कुल कोई बहुत बड़ी किताब नहीं है, छोटी किताब है। देखो इस साइड में आपको दिख रहा है, ये दिख नहीं रहा होगा बेटा, इधर बैठ जाओ। ये देखो बैग रख रखे हैं यहाँ पे बेफालतू में। बैठ यहाँ बैठ जाओ ना आप लोग, इधर बैठ जाओ। है कल से बैग नहीं आप रखोगे यहाँ पे, देखो नीचे रखा करो, है ना, नीचे रख दिया करो, है ना। अब तो कोई बात नहीं, अब तो रखा नहीं, तो क्या काम आएगा। चलो इधर सुनो, देखो अपन बात कर रहे थे। देखो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन अपन देख सकते हैं। देखो इस किताब से 4-5 क्वेश्चन अपन देख सकते हैं। देखो अभी तक अपन बात कर चुके हैं। देखो अवकलन गणित की बात कर चुके हैं, समाकलन गणित अपन पढ़ चुके हैं, उसके बाद में अलजेब्रा अपन पढ़ रहे थे। देखो अलजेब्रा से भी 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट बुक होती है। उसी प्रकार वास्तविक विश्लेषण की अपन बात देख रहे हैं। देखो 4-5 भी नहीं पूछे जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। देखो तो सबसे पहले अपन बात करें, देखो पूर्ण क्रमित क्षेत्र की बात करेंगे। देखो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड का क्या मतलब होता है वो अपन देख रहे हैं। देखो पहला चैप्टर है वैसे अपनी बुक का, एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, पूर्ण क्रमित क्षेत्र। कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। देखो 3 नाम है यहाँ पे। देखो पूर्ण क्रमित क्षेत्र, एक तो क्षेत्र है, देखो एक क्रमित है और एक पूर्ण है। देखो तीनों अलग अलग वर्ड है, तीनों अगर मिलते हैं तब बनता है देखो पूर्ण क्रमित क्षेत्र बनता है। और यहाँ अपन सिद्ध करके बताएंगे कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ही केवल एक ऐसा समुच्चय है जो पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है। देखो जितने भी अपन मानक समुच्चय लेते हैं ना, जैसे ये पूर्णांकों का समुच्चय लेते हैं, या प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लेते हैं, या परिमेय संख्याओं का समुच्चय लेते हैं, या सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय लेते हैं, केवल वास्तविक संख्याओं का समुच्चय वही क्या होता है, एक पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है। देखो तो पूर्ण क्रमित क्षेत्र में क्या क्या शामिल है वो अपन देख रहे हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करें, देखो क्षेत्र का क्या मतलब होता है। देखो यहाँ शॉर्ट में अपने को डेफिनेशन की बात करनी है। देखो क्षेत्र का क्या मतलब होता है, फिर क्रमित का क्या मतलब होता है, और फिर पूर्ण का क्या मतलब होता है। देखो पूर्ण क्रमित क्षेत्र के अंदर केवल क्या आएगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आएगा। देखो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड के अंदर केवल वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आएगा, वो अपन देखेंगे। देखो तो सबसे पहले अपन बात करें, देखो क्षेत्र का क्या मतलब होता है। देखो क्षेत्र अभिकृत, फील्ड एक्सिम की बात कर रहे हैं। देखो क्षेत्र क्या होता है, फिर क्रमित क्या होता है, और फिर पूर्ण क्या होता है। देखो तीनों मिलकर एक वर्ड बना है, देखो पूर्ण क्रमित क्षेत्र, तो उसका क्या मतलब होगा वो अपन देखेंगे। देखो बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं। देखो क्षेत्र विकृत का या क्षेत्र का क्या मतलब होता है वो अपन देख रहे हैं। देखो एक डेफिनेशन लिख लेना। देखो इसकी, माना एफ एरिक समुच्चय। देखो माना एफ एरिक समुच्चय है, एक नॉन इम्पर्टी सेट है। देखो एरिक समुच्चय है जिसमें कम से कम 2 अवयव है, जिसमें कम से कम 2 अवयव हैं।
जिसमें कम से कम 2 अवयव हैं, तब बीजीय पद्धति एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बीजीय पद्धति एफ प्लस डॉट क्षेत्र कहलाता है। तब बीजीय पद्धति एफ प्लस डॉट है वो क्षेत्र कहलाता है। पहली बात तो देखो ये होना चाहिए, एफ प्लस संक्रिया के लिए ओबेली ग्रुप होना चाहिए। देखो एफ प्लस ओबेली ग्रुप होना चाहिए। देखो एफ प्लस संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, देखो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। एफ कोई भी समुच्चय है भाई, एफ का मतलब कोई समुच्चय, जैसे अपन ग्रुप के अंदर जी ले रहे थे ना, वैसे फील्ड के अंदर अपन एफ ले लेते हैं। देखो ग्रुप के अंदर अपन जी ले रहे थे, वैसे ही फील्ड के अंदर अपन एफ की बात कर रहे हैं। देखो एफ तो क्या होना चाहिए, एक एरिक समुच्चय होना चाहिए जिसमें कम से कम 2 अवयव होने चाहिए। देखो अपन देखेंगे, देखो क्षेत्र के अंदर कम से कम 2 अवयव होने चाहिए, क्योंकि क्षेत्र प्लस संक्रिया और गुणा संक्रिया दोनों के लिए ग्रुप होना चाहिए। देखो पहला नियम तो ये होना चाहिए, देखो एफ प्लस है वो क्या होना चाहिए, ओबेली ग्रुप होना चाहिए। देखो फिर एफ में से अगर अपन 0 को हटा दें, तब ये गुणा संक्रिया के लिए भी क्या होना चाहिए, ओबेली ग्रुप होना चाहिए। देखो एफ में से अगर अपन 0 हटा दें, तब ये गुणा संक्रिया के लिए भी अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। देखो तब एफ प्लस डॉट को अपन कहेंगे क्षेत्र कहेंगे। देखो तब एफ प्लस डॉट है वो क्या कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। देखो यहाँ ज्यादा डिटेल में जाने से मतलब नहीं है, थोड़ा थोड़ा अपन इसके बारे में पढ़ रहे हैं। देखो वैसे वलय पूर्णांगी प्रांत फील्ड वो आगे की बात होती है, यहाँ वास्तविक विश्लेषण में इसका मतलब थोड़ा अलग है। यहां अपन बात करें, देखो माना एफ तो एरिक समुच्चय जिसमें कम से कम 2 अवयव होते हैं। देखो यहाँ देखो ये जो एफ है वो प्लस संक्रिया के लिए भी ग्रुप बनाता है और गुणा संक्रिया के लिए भी ग्रुप बनाता है। देखो और प्लस संक्रिया का तत्समक अवयव और गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव दोनों अलग होंगे। देखो इसलिए कम से कम इसमें 2 अवयव तो होने चाहिए, एक प्लस संक्रिया का तत्समक अवयव और एक गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव, क्योंकि ये दोनों के लिए ग्रुप होता है। क्षेत्र है वो दोनों के लिए ग्रुप होगा, इसलिए कम से कम इसमें 2 अवयव होते हैं। देखो एक प्लस संक्रिया का, एक गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव। तो मैं ये कह रहा हूं, माना एफ एरिक समुच्चय जिसमें कम से कम 2 अवयव है, तब बीजीय पद्धति एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एफ प्लस डॉट है वो क्षेत्र कहलाता है। पहली बात तो देखो एफ प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। देखो एफ क्या होना चाहिए, प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप होना चाहिए। फिर एफ में से अगर अपन 0 हटा दें, तब वो गुणा संक्रिया के लिए भी ग्रुप होना चाहिए। देखो अगर एफ में से 0 हटा दें, तब वो गुणा संक्रिया के लिए भी ग्रुप होना चाहिए। तो ऐसा जो मानक समुच्चय उनमें से ऐसा समुच्चय बताओ जो इस नियम का पालन करता है। देखो एक बार अपन देखते हैं, देखो इसके एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं। देखो भाई सबसे पहले मैं बात करूं, देखो एन की बात कर रहा हूं। देखो बताओ एन प्लस डॉट है वो क्षेत्र हो जाएगा क्या, एन प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप होता है क्या, ग्रुप अपन पढ़ चुके हैं। देखो अब एन प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप ही नहीं होता। देखो एन प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं होता है, क्योंकि प्लस संक्रिया का तत्समक अवयव 0 होता है, 0 इसमें विद्यमान नहीं है। देखो तो ये तो क्षेत्र नहीं हो सकता ना, ये क्षेत्र नहीं होगा। देखो फिर अगर अपन बात करें, देखो डब्ल्यू प्लस डॉट की, तो ये भी प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं होता। देखो डब्ल्यू भी प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं है, क्योंकि प्लस संक्रिया का तत्समक अवयव 0 है, वो तो इसमें आ जाएगा, लेकिन प्रतिलोम इसमें नहीं आएगा। 1 का प्रतिलोम -1 है, 2 का -2 है, वो इसमें नहीं आएगा। देखो फिर अपन बात कर रहे हैं, देखो जेड प्लस डॉट की, ये देखो देखिए क्षेत्र हो जाएगा क्या, जेड प्लस डॉट, जेड प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप हो जाएगा। देखो जेड प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप हो जाएगा, लेकिन जेड गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप हो जाएगा क्या, जेड का मतलब ये हो गया। देखो जेड के अंदर ये एलिमेंट आएंगे। देखो जेड के अंदर -3 -2 -1 ये एलिमेंट आएंगे। देखो ये एलिमेंट आएंगे। देखो अब ये प्लस संक्रिया के लिए तो ग्रुप है, लेकिन गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं है, क्योंकि गुणा संक्रिया के लिए अपन ये बात जानते हैं, 2 का प्रतिलोम कितना होगा, 1/2 होगा। 1/2 इसके अंदर नहीं है। देखो गुणा के लिए 2 का प्रतिलोम कौन होगा, 1/2 होगा। गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव कितना होता है, 1 होता है। देखो गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव 1 होता है। देखो ये बात समझ रहे हो क्या, गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव 1 होता है, और 2 का प्रतिलोम निकालेंगे तो 1/2 आएगा, 3 का प्रतिलोम 1/3 आएगा। देखो तो अपन देख रहे हैं, देखो ये इन सभी एलिमेंट्स के प्रतिलोम यहाँ पे नहीं विद्यमान है। देखो तो इसका मतलब जेड प्लस डॉट भी क्षेत्र नहीं है। देखो उसके बाद में अगर अपन बात करें, देखो इनकी बात कर रहे हैं, जैसे क्यू प्लस डॉट की बात करें, तो देखो देखिए क्यू प्लस डॉट क्षेत्र हो जाएगा क्या, पीछे एग्जाम्पल पढ़ भी चुके हैं अपन भी। क्यू प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप होता है या नहीं होता है, क्यू प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप होता है। क्यू में से अगर अपन 0 हटा दें, तब ये गुणा संक्रिया के लिए भी क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। क्यू प्लस डॉट की पीछे अपन ने बात की थी, क्यू प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप है, अगर क्यू में से 0 हटा दें, तब ये गुणा संक्रिया के लिए भी अबेलियन ग्रुप होता है।
क्योंकि जीरो का प्रतिलोम इसके अंदर नहीं मिलता है। अगर जीरो हट जाएगा तब ये गुणा संक्रिया के लिए भी ग्रुप हो जाएगा। देखो तो एक तो अपन ये कह सकते हैं, देखो क्यू प्लस डॉट है वो क्षेत्र हो जाएगा। देखो होगा या नहीं होगा बताओ। देखिए क्यू प्लस डॉट है वो क्षेत्र हो जाएगा। देखो एक अपन ये कह सकते हैं, देखो आर प्लस डॉट है वो क्षेत्र हो जाएगा। देखो आर प्लस डॉट क्षेत्र क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपन ये बात जानते हैं, देखो आर प्लस है वो ओबेली ग्रुप होता है। देखो आर प्लस है वो ओबेली ग्रुप है। देखो है या नहीं, आर प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप है। आर में से अगर अपन जीरो हटा देंगे तब ये गुणा संक्रिया के लिए भी क्या हो जाएगा, ओबेली ग्रुप हो जाएगा। देखो ऐसे थोड़ा लिख लेते हैं अपन नीचे, इन तीन को अपन चेक कर लेते हैं। देखो एक बार इस तरीके से 3 एग्जाम्पल याद करने हैं, कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखो मैं बताऊं आपको, एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं। देखो एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, देखो फील्ड के एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं। सबसे पहले मैं देख रहा हूं, देखो क्यू प्लस डॉट क्षेत्र है। देखो क्यू प्लस डॉट क्षेत्र हो जाएगा। देखो क्यू प्लस डॉट क्षेत्र है। क्यों है, क्योंकि देखो पहली बात तो अपन ये कह सकते हैं, देखो क्यू प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप है। देखो क्यू प्लस ओबेली ग्रुप है। देखो क्यू प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप होता है। ये ग्रुप अपन पढ़ चुके हैं अलजेब्रा के अंदर। क्यू प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप होता है। देखो अगर क्यू में से अपन जीरो हटा दें तो वो गुणा संक्रिया के लिए भी अबेलियन ग्रुप होता है। देखो तो इसका मतलब क्यू प्लस डॉट है वो क्षेत्र हो जाएगा। देखो हो जाएगा ना क्यू प्लस डॉट क्षेत्र। इसी प्रकार अपन ये कह सकते हैं, देखो शॉर्ट में लिख देंगे, इसी प्रकार अपन ये बात कह सकते हैं, देखो आर प्लस डॉट और सी प्लस डॉट भी क्या होता है, क्षेत्र होता है। देखो ये भी क्या होते हैं, क्षेत्र होते हैं। देखो यानी क्षेत्र के एग्जाम्पल देखें, अगर मानक समुच्चयों में क्षेत्र के एग्जाम्पल देखें तो क्षेत्र के एग्जाम्पल 3 हो गए। देखो क्षेत्र के एग्जाम्पल कौन कौन हो गए, देखो क्षेत्र कौन कौन हो गया, क्यू प्लस डॉट हो गया, ये याद करना है बस आपको। अब क्षेत्र हो गया क्यू प्लस डॉट हो गया, आर प्लस डॉट हो गया और सी प्लस डॉट हो गया। देखो ये तीनों क्षेत्र हैं। देखो मानक समुच्चयों में अगर अपन बात करें तो 3 समुच्चय ऐसे आ गए जो क्षेत्र अभिगृहित का पालन करते हैं। देखो क्षेत्र सिद्धांत जो है उसका ये 3 समुच्चय पालन करते हैं। देखो अब ये बात सीधी सीधी याद कर लेना आप, क्षेत्र अभिगृहित का पालन कौन कौन करता है। देखो क्यू प्लस डॉट, आर प्लस डॉट, सी प्लस डॉट। नहीं तो कोई डेफिनेशन पूछी जाएगी, न कोई मतलब है, ये याद करना आपको। क्षेत्र वाले नियम का पालन कौन कौन करता है, क्यू प्लस डॉट, आर प्लस डॉट या सी प्लस डॉट। क्षेत्र अभिगृहित का पालन ये 3 करते हैं। देखो क्यू प्लस डॉट, आर प्लस डॉट और सी प्लस डॉट। देखो ये बात समझ रहे हो क्या। देखो उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं, देखो कर्मित अभिगृहित की। कर्मित अभिगृहित क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं। देखो क्षेत्र अभिगृहित का मतलब ये हो गया, देखो ये 3 उदाहरण याद कर लेना आप। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं, देखो क्रम अभिगृहित। क्रम का क्या मतलब है, देखो ऑर्डर एक्सिम। बिल्कुल आसान चैप्टर है। देखो एफ है वो क्रम अभिगृहित का पालन करता है। देखो एफ क्रम अभिगृहित का पालन करता है। एफ क्रम अभिगृहित का पालन करता है यदि एफ के अवयव ए बी के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक अवयव ए बी के लिए, इसका मतलब ये प्रत्येक अवयव ए बी के लिए निम्न में से एक सत्य हो। देखो निम्न में से एक सत्य हो। एफ है वो क्रम अभिगृहित का पालन करता है यदि एफ के अवयव ए बी के लिए इनमें से एक बात सत्य होनी चाहिए। देखो या तो क्या होना चाहिए, देखो जैसे एफ के अगर कोई 2 अवयव ले रहे हैं तो उन दोनों में से दोनों के लिए कम से कम एक बात सही होनी चाहिए। देखो या तो क्या होना चाहिए, ए का मान लेस देन बी होना चाहिए। देखो या क्या होना चाहिए, ए बराबर बी होना चाहिए। देखो या क्या होना चाहिए, ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। देखो
एफ के जो अवयव है उनके लिए अपने पास क्या होना चाहिए, तीनों में से एक बात सत्य होनी चाहिए। देखो तब अपन कहेंगे कि वो क्षेत्र है वो क्या कर रहा है, क्रम अभिगृहित का पालन कर रहा है। एफ है वो देखो ऑर्डर एक्सिम का पालन करेगा। यदि इन दो कोई भी दो अवयव ले रहे हो तो उन दोनों अवयवों के लिए इन तीनों में से एक बात सत्य होनी चाहिए। देखो इन तीनों में से एक बात सत्य होनी चाहिए, तब अपन कहेंगे कि एफ है वो क्रम अभिगृहित का पालन कर रहा है। ये बात समझ रहे हो? कोई भी दो अवयव ले तो उनके लिए इन तीनों में से एक बात सत्य होनी चाहिए। देखो अगर सामान्य जैसे अपन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की बात करें तो वास्तविक संख्याओं में अपन देखते हैं, देखो एक और दो ले लिया सपोज मैंने, तो अपन ये कहेंगे कि एक छोटा होता है दो से। देखो अगर मैंने मान लो 5 ले लिया, मैंने 7 ले लिया, देखो तो अपन ये कह सकते हैं देखो 7 बड़ा है 5 से। देखो यानी प्रत्येक दो अवयव कम से कम एक नियम का पालन इसमें से करना चाहिए। देखो अगर ऐसा कर रहे हैं तब अपन कहेंगे कि एफ है वो क्रम अभिगृहित का पालन करता है। देखो इस नियम को कहते हैं त्रिविभागी नियम भी कहते हैं। देखो त्रिविभागी नियम भी इसको कहते हैं। देखो त्रिविभागी नियम भी इसको कहा जाता है। देखो अगर कर्मित क्षेत्र देखें, क्षेत्र में कौन कौन से आ रहे थे, देखो क्षेत्र के अंदर कौन कौन आ रहा था, क्षेत्र के अंदर Q आ रहा था, R आ रहा था, C आ रहा था। कर्मित क्षेत्र के अंदर अगर देखें तो कर्मित क्षेत्र में दो ही आएंगे। देखो कर्मित क्षेत्र के उदाहरण अगर अपन देखें, देखो कर्मित क्षेत्र, कर्मित क्षेत्र में कौन कौन आएगा, देखो एक तो Q प्लस डॉट आएगा, देखो एक आएगा R प्लस डॉट आएगा, देखो क्या आएगा C प्लस डॉट आएगा या नहीं आएगा। इसके अंदर कोई भी दो समिश्र संख्या उनके लिए अपन इनमें से एक नियम लगा सकते हैं क्या। देखो देखिए भाई कोई भी दो समिश्र संख्या आप ले रहे हो, 1 प्लस आयोटा ले रहे हो और 1 माइनस आयोटा ले रहे हो, बताओ इनमें से कौन सी बात सही है उनके लिए, कौन सी बात सही है। 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा के लिए देखो देखिए इनमें से कौन सी बात लिख सकते हैं। एक और दो के लिए मैं ये लिख सकता हूं, देखो एक छोटा है दो से ये लिख सकता हूं। इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, बताओ बात समझ रहे हो। 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा के लिए इन तीनों में से कौन सी बात लिखी जा सकती है। समिश्र संख्याओं में छोटे बड़े का संबंध होता ही नहीं है। देखो समिश्र संख्याओं में छोटे बड़े का संबंध नहीं होता है, ये बात तो अपन पहले भी कर चुके हैं। देखो समिश्र संख्याओं में छोटे बड़े का संबंध नहीं होता है, तो समिश्र संख्याएं क्रम अभिगृहित का पालन नहीं करती है। देखो 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा के लिए अपन कोई सी भी इनमें से बात नहीं कह सकते। देखो न तो ये कह सकते कि 1 प्लस आयोटा छोटा होगा 1 माइनस आयोटा से, भाई न तो ये कह सकते कि 1 प्लस आयोटा इससे छोटा है, न ये कह सकते कि 1 माइनस आयोटा इससे छोटा। मैं लिखवाऊंगा देखो अभी इधर देखो एक बार, न अपन ये कह सकते कि 1 प्लस आयोटा बराबर है 1 माइनस आयोटा के। देखो समिश्र संख्याएं वो क्रम अभिगृहित का पालन नहीं करती हैं। कोई भी दो समिश्र संख्याओं को अपन कंपेयर नहीं कर सकते, कोई भी दो समिश्र संख्याओं में छोटे बड़े का संबंध नहीं होता। देखो तो कर्मित क्षेत्र की अगर पूछा जाए तो कर्मित क्षेत्र में दो ही आएंगे, देखो Q प्लस डॉट और R प्लस डॉट। नीचे लिख लेंगे ये बात नोट लगा के। देखो यही बातें याद करनी है, इसमें कोई आपको वो नहीं है, बस सीधा सीधा अपन याद कर लेंगे। देखो C प्लस डॉट है वो कर्मित क्षेत्र नहीं है, C प्लस डॉट है वो कर्मित क्षेत्र नहीं है। देखो C प्लस डॉट है वो कर्मित क्षेत्र नहीं है। क्योंकि C के अवयवों के लिए उपरोक्त तीनों में से कोई सही नहीं होता। देखो या अपन ये कह सकते हैं देखो छोटे बड़े का संबंध नहीं होगा। देखो समिश्र संख्याओं में छोटे बड़े का संबंध नहीं होता। देखो छोटे बड़े का संबंध नहीं होता है। समिश्र संख्याओं में अपन छोटे बड़े का संबंध नहीं लिख सकते। देखो तो कर्मित क्षेत्र में केवल दो ही आएंगे, कौन आएगा, Q प्लस डॉट और R प्लस डॉट। समिश्र संख्याओं में छोटे बड़े का संबंध नहीं ले सकते अपन। क्यों नहीं ले सकते, देखो थोड़ा सा अपन देख सकते हैं।
ये बात तो समझ रहे हो ना। देखो कर्मित का मतलब, कर्म अभिगृहित का मतलब क्या हो गया, यदि एफ के अवयव इनमें से एक बात सत्य हो, देखो एफ के कोई भी दो अवयव ले रहे हो तो उन दोनों के लिए इनमें से एक बात लागू होनी चाहिए, देखो तब उसको अपन कहेंगे कर्मित क्षेत्र कहेंगे, देखो तब उसको कर्मित क्षेत्र कहा जाता है। सी प्लस डॉट है वो कर्मित क्षेत्र नहीं है, उदाहरण याद करने आपको बस। सी प्लस डॉट है वो कर्मित क्षेत्र नहीं है, क्योंकि सी के अवयवों के लिए इनमें से कोई सी भी बात लागू नहीं होगी। देखो कोई भी अगर अपन दो समिश्र संख्या ले रहे हैं तो उनके लिए इनमें से कोई सी भी बात लागू नहीं होगी। देखो तो सी प्लस डॉट है वो कर्मित क्षेत्र नहीं है, क्योंकि सी के अवयवों में छोटे बड़े का संबंध नहीं होता है। देख भी सकते हैं, देखो अपन थोड़ा समझने के लिए एक बार भाई, यहाँ पे जैसे वास्तविक संख्याओं को अपन किस तरीके से लिखते हैं, जितनी भी वास्तविक संख्या है उनको अपन क्या कर सकते हैं, जितनी भी वास्तविक संख्या है उन सबको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स एक्सिस पे लिख सकते हैं। यहाँ अपन 0 लिख देते हैं, देखो इधर आएगा -1 आएगा, इधर आएगा -2 आएगा, इधर -3 आएगा, देखो इधर आ जाएगा 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, चलता जाएगा, देखो चलता जाएगा। देखो सब जितनी भी वास्तविक संख्या है उनको अपन इस तरीके से लिखते हैं। देखो छोटी संख्याओं को अपन लिखते हैं बाईं तरफ लिखते हैं, देखो बड़ी संख्याओं को अपन दाईं तरफ लिखते हैं। देखो छोटी संख्याओं को बाईं तरफ क्यों लिखते हैं, ऐसे थोड़ा बेसिक बात कर रहे हैं। देखो बताओ, देखिए छोटी संख्याओं को बाईं तरफ क्यों लिखते हैं? ये लॉजिक है, अपने शास्त्रों से चली हुई बात है, ये बहुत बड़ा लॉजिक है इसके बीच। बताओ क्यों लिखते हैं ये, बताओ। देखिए नहीं, वास्तव में जो गणित बनी है पूरी की पूरी गणित वहीं से आई है, शास्त्रों से आई है। देखो जब भी अपने घर में कोई भी अनुष्ठान होता है या कोई भी पूजा पाठ होता है, पत्नी को हमेशा बाईं तरफ बैठाया जाता है। देखो ये बात आप देखना, देखो एक बार, बहुत बड़ा ये बात सही है, मैं बता रहा हूं, वहीं से ये नियम बना है। ये आपने देखा या नहीं देखा? आपने नहीं देखा होगा खैर अभी, लेकिन बताओ आपको है भाई, ये देखो अपना जो देश है या अपना जो समाज है वो पुरुष प्रधान है, और इसमें देखो महिला को या पत्नी को थोड़ा छोटा माना जाता है, पति से उसको थोड़ा छोटा माना जाता है, तो उसको बाईं तरफ बैठाया जाता है हमेशा। जब मान लो आप, जब भी आपकी शादी होगी, फेरे होंगे, तो उसमें जैसे 3-4 फेरे लेने के बाद में उसको बाईं तरफ बैठाया जाता है। देखो नहीं, वास्तव में ये लॉजिक है, मैं बता रहा हूँ ये बात। नहीं, इसका क्या कारण है बताओ? पहले जैसे 3 फेरों तक मान लो इधर बैठाते हैं और 3 फेरों के बाद भी इधर बैठाते हैं। देखो उसका यही कारण है, वो बताओ 3 या 4, जो भी, मेरे को अभी वो नहीं है पूरा क्लियर, लेकिन ये बताओ आपको बात। हमेशा देखो जब वो पत्नी बन जाती है तो उसको बाईं तरफ बैठाया जाता है, यानी छोटी चीज को हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है। छोटी, अभी तैयारी करो, लग जाएगा वो, कभी लग जाएगा क्या, इसीलिए कह रहा हूँ, तैयारी करो थोड़ी अच्छी तरह। छोटी नहीं, वास्तव में यही लॉजिक है, और इसी से संख्याएं लिखने का क्रम आया। देखो पहले वो बात आई, उसके बाद में संख्याओं को लिखने का ये तरीका है। देखो पहले वो बात आई और उसके बाद में संख्याओं को लिखने का तरीका। जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो पत्नी को हमेशा बाईं तरफ बैठाया जाता है, तो संख्याओं को हमेशा, छोटी संख्याओं को देखो बाईं तरफ लिखा जाता है, छोटी संख्याओं को हमेशा बाईं तरफ लिखा जाता है, और बड़ी संख्याओं को देखो दाईं तरफ लिखा जाता है। ये बात है, वास्तव में ये लॉजिक इसी का लॉजिक है, उसी से बनी है संख्याओं की सारी बात। ये कारण है या नहीं? और बताओ आप, क्या कारण हो सकता है? बाईं तरफ क्यों बैठाते हैं बताओ? है वो एक अलग, वो तो कैसे भी बता सकते। अब बुरी शक्ति या उसका तो मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन भाई ये जरूर कह सकता हूँ। देखो ये बात मैं कह सकता हूँ, देखो है, लेकिन ये 100% सही बात है। देखो ये 100% सही बात है। सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो जितनी भी वास्तविक संख्या है, सुनो इधर सुनो, देखो जितनी भी वास्तविक संख्या है उनको अपन देखो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो भाई वास्तविक संख्या है उन सबको अपन लिख सकते हैं एक्स एक्सिस पे लिख सकते हैं। देखो वास्तविक संख्या है उनको केवल एक्स एक्सिस पे अपन लिख सकते हैं, छोटी संख्याओं को अपन इधर लिख देते हैं, बड़ी संख्याओं को अपन इधर लिख देते हैं। देखो अब जैसे अपने को अगर वास्तविक संख्याओं को रिप्रेजेंट करना है तो अपन ऐसे देख लेंगे, बाईं तरफ है तो वो छोटी हो जाएगी, दाईं तरफ है वो बड़ी हो जाएगी। देखो ऐसे अपन पता लगा सकते हैं। लेकिन अब सम्मिश्र संख्याओं की बात करें तो देखो सम्मिश्र संख्याओं को व्यक्त करने के लिए अपने को पूरे एक तल की जरूरत पड़ती है। देखो सम्मिश्र संख्याओं को व्यक्त करने के लिए पूरे एक तल की जरूरत पड़ती है, देखो पूरे प्लेन की जरूरत पड़ती है। अब सपोज मैंने आयोटा ले लिया, देखो आयोटा यहाँ पे ले लिया। देखो भाई अपन ये कह रहे हैं, देखो अभी अपने नियम क्या सीखा है, अगर बाईं तरफ कोई चीज है तो वो छोटी होती है। अपन ये कहा कि बाईं तरफ अगर कोई चीज है तो वो छोटी होती है, ये नियम अपने सीखा है यहाँ पे। देखो अब मान लो मैंने आयोटा ले लिया, देखो आयोटा यहाँ पे आएगा, फिर मैंने ले लिया 2 आयोटा, 2 आयोटा इसके ऊपर आएगा, देखो ये आएगा। देखो
अब दोनों देखो आयोटा के ऊपर 2 आयोटा आ रहा है, 2 आयोटा ने तो बाईं तरफ आ रहा है, ना दाईं तरफ आ रहा है। देखो आयोटा के ऊपर 2 आयोटा है, तो कौन सा बाईं तरफ है इसमें भी? छोटा किसको मानेंगे? देखो बताओ। देखिए मैं थोड़ा समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि अगर अपन ये नियम अपने पास ये आ गया कि भी एक दिशा अपने को तय करनी पड़ेगी, छोटी या बड़ी की अगर तुलना करनी है तो एक दिशा तो अपने को तय करनी पड़ेगी। अपने को ये या तो ये कहना पड़ेगा कि जो बाईं तरफ है उसको छोटा मानना है, जो दाईं तरफ है उसको बड़ा मानना है, या ये अपने को ये कहना पड़ेगा कि जो दाईं तरफ बड़ा है उसको लिखेंगे, ये दाईं तरफ छोटे को लिखेंगे और बाईं तरफ बड़े को लिखेंगे। यानी एक दिशा तो अपने को तय करनी पड़ेगी, तभी तो छोटे बड़े का संबंध अपन देख पाएंगे। जैसे यहां मान लो कुछ संख्याओं को लिखना है, देखो यहां मान लो ये बीच का भाग ले लिया। अब अपने को ये देखना है कि मान लो मैंने ये कह दिया कि छोटी संख्याओं को तो इधर लिख दो, बड़ी संख्याओं को इधर लिख दो। एक डायरेक्शन तो अपने को डिसाइड करनी पड़ेगी। अब मान लो अपन ने ये डिसाइड कर लिया कि छोटी संख्याओं को इधर लिखना है, बड़ी संख्याओं को इधर लिखना है। अब अगर अपन आयोटा और 2 आयोटा की बात करें तो देखो आयोटा के ऊपर 2 आयोटा है, तो न तो 2 आयोटा बाईं तरफ है, न 2 आयोटा दाईं तरफ है। देखो तो इनमें बताओ कैसे करेंगे छोटे बड़े का संबंध, भी कैसे पता लगाएंगे? आयोटा के ऊपर 2 आयोटा हो गया, एक ही बिंदु पर आ रहे हैं दोनों संख्या। देखो तो क्या इनको बराबर मानेंगे? बराबर भी नहीं मान सकते। देखो भाई आयोटा और 2 आयोटा बराबर थोड़ी अलग अलग स्थान पे दोनों संख्या। देखो अगर अपन ये डायरेक्शन मान लें, अपन ये डायरेक्शन मान लें, भाई मैंने ये मान लिया, देखो ये नियम बना लिया अपन ने कि जो ऊपर है उसको तो बड़ा मानना है और जो नीचे है उसको छोटा मानना है। मान लो ये नियम बना लिया। अगर अपन ये कह दें कि भाई जो ऊपर है उसको बड़ा मान लो और जो नीचे है उसको छोटा मान लो, फिर अगर अपन मान लो इसकी बात करें 1 प्लस आयोटा की बात करें और 1 माइनस आयोटा की बात करें, देखो अब 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा दोनों बराबर में है। देखो न तो ऊपर है न नीचे। 1 प्लस आयोटा यहाँ पे आ रहा है, 1 माइनस आयोटा यहाँ पे आ रहा है। देखो 1 प्लस आयोटा यहाँ पे आ रहा है। अपने नियम क्या बनाया था? जो ऊपर होगा उसको बड़ा मानेंगे, लेकिन 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा दोनों बराबर में ही आएंगे। देखो दोनों बराबर में आएंगे। देखो अब किसको बड़ा मानोगे बताओ? इसके अंदर नियम अपन ने ये बनाया था जो ऊपर है उसको बड़ा मानेंगे, लेकिन आप देखो ये दोनों बराबर में 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। देखो तो समिश्र संख्याओं में छोटे बड़े का पता नहीं लगाया जा सकता। देखो तो समिश्र संख्याएं वो देखो क्रम अभिगृहित का पालन नहीं करती है। समिश्र संख्याएं वो क्रम अभिगृहित का पालन नहीं करती है। एक लाइन में खड़ा हुआ है, कोई वैसे देख लो, अगर कुछ लोगों को मान लो अपने को हाइट देखनी है तो एक लाइन में खड़े हुए हैं तो अपन बता सकते हैं ये छोटा है ये ऊंचा है। पूरे प्लेन में खड़े हैं तो बता थोड़ी सकते हैं, ग्राउंड में खड़े कर दिए सबको दूर दूर, फिर बहुत ज्यादा लंबा हो तो फिर बता सकते हैं। देखो वरना तो नहीं बता सकते। देखो तो वही बात अपन यहाँ देख रहे हैं। देखो तो क्रम अभिगृहित, अब देखो जो बात याद करनी है वो देखो मैं बताऊं आपको। सबसे पहले तो क्षेत्र की बात है। क्षेत्र कौन कौन होता है वो याद करना है। कौन कौन होता है क्षेत्र? Q प्लस डॉट, R प्लस डॉट, C प्लस डॉट। न कोई नियम याद करना है, वो 3 एग्जाम्पल याद करने। देखो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी तरीके का पूछा जाएगा। फिर अपन बात कर रहे थे कर्मित क्षेत्र कौन कौन है। देखो Q और R, कर्मित क्षेत्र में आता है Q और R आता है। अब कुछ देखो अपन ऊपरी परिबंध है, निम्न परिबंध है, वो कैसे निकालते हैं उनकी बात कर रहे हैं। देखो एक होता है देखो ऊपरी परिबंध, ऊपरी परिबंध। ऊपरी परिबंध अपर बाउंड, अपर बाउंड। यहां देखो कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो समूचे एस का ऊपरी परिबंध, समूचे एस का ऊपरी परिबंध के कहलाता है। यदि x का मान लेस देन इक्वल टू k है। देखो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, यानी समूचे के सारे अवयव क्या होने चाहिए? k से छोटे होने चाहिए। देखो समूचे के सारे अवयव k से छोटे या बराबर होने चाहिए, तब उनको अपन कह सकते हैं ऊपरी परिबंध कह सकते हैं। देखो समूचे S का ऊपरी परिबंध K कहलाता है यदि x लेस देन इक्वल टू K। ये समझ रहे हो ना बात? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S, समूचे के सारे अवयव क्या होने चाहिए? K से कम या बराबर होने चाहिए। देखो तब K को अपन कह सकते हैं ऊपरी परिबंध कह सकते हैं। एक बार शॉर्ट में एग्जांपल अपन ले रहे हैं, फिर देखेंगे। देखो आगे मान लो सपोज समूचे अपन ने ले लिया 1 2 3 4, ये ले लिया। देखो ये समूचे ले लिया। देखो अब इसका ऊपरी परिबंध क्या हो जाएगा? देखो देखिए अपर बाउंड। इसका ऊपरी परिबंध क्या क्या हो सकता है? ऐसी संख्या देखनी है जिससे ये सारे अवयव कम या बराबर हो। तो ऊपरी परिबंध अपन 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 4.1 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, ये सारे ले सकते हैं। देखो
ये सारे इसके ऊपरी परिबंध है देखो, 4 भी इसका अपर बाउंड है, 5 भी इसका अपर बाउंड है, 6 भी इसका अपर बाउंड है। देखो ऊपरी परिबंध कई हो सकते हैं। नियम क्या है देखो, ऊपरी परिबंध से सारी संख्याएं छोटी या बराबर होनी चाहिए। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो 4 से सारी संख्याएं छोटी या बराबर आ रही है। देखो 5 से भी सारी संख्या छोटी है, 6 से भी सारी संख्या छोटी है। देखो तो इन सब को अपन क्या कह सकते हैं, अपर बाउंड कह सकते हैं। देखो ऊपरी परिबंध कह सकते हैं। देखो इन सब को अपन कह सकते हैं ऊपरी परिबंध कह सकते हैं। देखो ये बात समझ रहे हो क्या? देखो ऊपरी परिबंधों में जो सबसे छोटा अवयव होता है उसको अपन कहते हैं उच्चक कहते हैं। देखो ऊपरी परिबंधों में जो सबसे छोटा होता है अवयव होता है वो कहलाता है उच्चक कहलाता है। देखो सुप्रीमम, सुप्रीमम। देखो ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम अवयव, शॉर्ट में अपन परिभाषा लिख रहे हैं। देखो ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम अवयव, ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम अवयव, ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम अवयव। देखो लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम अवयव वो क्या कहलाता है, उच्चक कहलाता है। ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा जो अवयव होता है उसको अपन कहते हैं उच्चक कहते हैं। देखो एग्जाम्पल जैसे अभी अपन देख रहे थे, देखो s बराबर ये था। देखो 1 2 3 4 मान लो, कोई भी ले रहे हैं अपन, 1 2 3 4 मान लो, ये समूचे ले रहे हैं। देखो अब इसके ऊपरी परिबंध देखें तो देखो ऊपरी परिबंध क्या क्या हो जाएंगे। अभी अपन देख रहे थे अपर बाउंड क्या क्या होंगे। देखो इसके ऊपरी परिबंध, ऊपरी परिबंध 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये सारे इसके ऊपरी परिबंध है। देखो ये सारे इसके ऊपरी परिबंध है। ऊपरी परिबंधों में जो सबसे छोटा है उसको अपन कहते हैं उच्चक कहते हैं। उच्चक क्या हो जाएगा यहाँ पे, सुप्रीमम कितना हो जाएगा, 4, सुप्रीमम 4 हो जाएगा। देखो ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम अवयव, देखो ऊपरी परिबंधों में जो सबसे छोटा अवयव होता है उसको अपन कहते हैं उच्चक कहते हैं। देखो बिल्कुल आसान सी बात अपन देख रहे हैं। देखो उच्चक और निम्नक है वो अद्वितीय होंगे हमेशा, उच्चक हमेशा अद्वितीय होगा। देखो ऊपरी परिबंध कहीं ले सकते हो आप, ऊपरी परिबंध अपन कितने भी ले सकते हैं। देखो ऊपरी परिबंधों में जो सबसे छोटा अवयव होता है उसको कहा जाता है सुप्रीमम, उच्चक कहा जाता है। ये सामान्य बातें हैं। देखो यहां पर उसके बाद में देखो निम्न परिबंध, निम्न परिबंध, लोअर बाउंड, निम्न परिबंध। देखो निम्न परिबंध का मतलब ये होता है, देखो समूचे S का, समूचे S का निम्न परिबंध स्मॉल k कहलाता है। यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू हो k से। देखो सारी संख्याएं k से बड़ी होनी चाहिए। देखो सारी संख्याएं k से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। देखो सारी संख्याएं अगर k से बड़ी या बराबर है तब k को अपन कहेंगे निम्न परिबंध कहेंगे। देखो बिल्कुल आसानी से अपन समझ रहे हैं। देखो ये बात, निम्न परिबंध का मतलब नीचे से परिबंध जो करे, ऊपरी परिबंध का मतलब ऊपर से जो परिबंध करे। देखो ये बात समझ रहे हो क्या? देखो अगर समूचे के सारे अवयव k से बड़े या बराबर है तब उसको अपन कहेंगे निम्न परिबंध। एग्जाम्पल अगर अपन देखें, जैसे मान लो s बराबर अपन ये ले रहे हैं, एक बार शॉर्ट में अपन देख रहे हैं। देखो ये ले रहे हैं, देखो एग्जाम्पल। अब इसका निम्न परिबंध क्या हो जाएगा? देखो निम्न परिबंध क्या है? निम्न परिबंध ऐसी संख्या देखो जिससे समूचे के सारे अवयव बड़े या बराबर हो। देखो क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं, देखो 0 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, सारी संख्याएं ले सकते हैं। देखो ऐसी संख्या जिससे समूचे के सारे अवयव बड़े या बराबर हो, तो अपन देख रहे हैं निम्न परिबंध ये सारे होंगे। देखो निम्न परिबंध ये सारे हो जाएंगे। देखो अब एक होता है निम्नक होता है। देखो ये निम्न परिबंध है। देखो निम्न परिबंधों में जो सबसे बड़ा होता है
निम्न परिबंधों में जो सबसे बड़ा होता है उसको अपन कहते हैं निम्नक कहते हैं। देखो निम्नक, देखो इन्फीमम, निम्न परिबंधों का, निम्न परिबंधों का महत्तम अवयव, निम्न परिबंधों का महत्तम अवयव, निम्न परिबंधों का महत्तम अवयव निम्नक कहलाता है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड में जो सबसे ग्रेटेस्ट है उसको अपन कहते हैं निम्नक कहते हैं। देखो लोअर बाउंड के अंदर जो सबसे बड़ा है उसको अपन कहेंगे निम्नक कहेंगे। देखो एग्जाम्पल जैसे अभी अपन देख रहे थे वही एग्जाम्पल है। देखो निम्न परिबंध अगर देखें तो निम्न परिबंध कौन कौन से हो जाएंगे इसमें? निम्न परिबंध कौन कौन से हो जाएंगे? देखो निम्न परिबंध 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये सारे निम्न परिबंध होंगे। देखो इनमें जो सबसे बड़ा है उसको अपन कहेंगे निम्नक कहेंगे। देखो जो सबसे बड़ा है उसको निम्नक कहेंगे। देखो तो ये समुच्चय का निम्नक 1 हो गया, देखो उच्चक 4 हो गया। देख रहे थे अभी निम्नक 1 हो जाएगा, उच्चक 4 हो जाएगा। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो एक दो बातें अपन इसके बारे में लिख सकते हैं। देखो जैसे नोट लगा के लिख लेना। निम्नक और उच्चक हमेशा अद्वितीय होंगे। देखो निम्नक व उच्चक अद्वितीय होते हैं, यूनिक होंगे। निम्नक व उच्चक अद्वितीय होते हैं। देखो निम्नक और उच्चक का देखो निम्न परिबंध कई हो सकते हैं, लेकिन निम्नक यूनिक होगा, ऐसे ही उच्चक भी यूनिक होगा। देखो सेकंड अपन ये कह सकते हैं, देखो निम्नक और उच्चक, निम्नक व उच्चक समुच्चय के अवयव होना आवश्यक नहीं है। देखो समुच्चय में विद्यमान होना आवश्यक नहीं है, समुच्चय के एलिमेंट होना आवश्यक नहीं है। देखेंगे अभी अपन आगे। निम्नक व उच्चक समुच्चय के अवयव होना आवश्यक नहीं है। निम्नक और उच्चक वो समुच्चय के अवयव हो भी सकते हैं और नहीं भी। देखो समुच्चय के अवयव होना आवश्यक नहीं है। देखो अगर किसी समुच्चय के निम्नक और उच्चक दोनों अगर विद्यमान है तब उस समुच्चय को अपन कहते हैं परिबद्ध समुच्चय, तब वो कहलाता है बाउंडेड सेट कहलाता है। यदि किसी समुच्चय के निम्नक और उच्चक दोनों विद्यमान हो तब उसको अपन कहेंगे परिबद्ध समुच्चय, परिबद्ध समुच्चय, बाउंडेड सेट। यदि समुच्चय S का, समुच्चय में विद्यमान होने जरूरी नहीं है, कहीं भी विद्यमान हो, यदि समुच्चय S का उच्चक व निम्नक दोनों विद्यमान हो यदि समुच्चय S का उच्चक व निम्नक दोनों विद्यमान हो तब S क्या कहलाता है? देखो बाउंडेड सेट कहलाता है, परिबद्ध समुच्चय कहलाता है।
अगर उच्चक और निम्नक दोनों विद्यमान होते हैं तब उसको अपन कहते हैं बाउंडेड सेट। देखो, या और डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं अपन। देखो, या अपन ये कह सकते हैं, देखो समुच्चय एस परिबद्ध समुच्चय कहलाता है यदि वास्तविक संख्या स्मॉल के व कैपिटल के विद्यमान हो ताकि समुच्चय के सारे अवयव उन दोनों संख्याओं के बीच में आए। देखो, यानी ऐसी अपने को दो संख्याएं मिल जानी चाहिए कि समुच्चय के सारे अवयव उन दोनों संख्याओं के बीच में आने चाहिए। देखो, अगर ऐसी दो संख्याएं मिल जाएंगी तब उस सेट को अपन कहेंगे बाउंडेड सेट। देखो, तब वो परिबद्ध समुच्चय कहलाता। देखो, परिमित समुच्चय का मतलब समझ रहे हो ना, परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट क्या मतलब हो जाएगा परिमित समुच्चय का? अवयवों की संख्या परिमित होनी चाहिए। देखो, अवयवों की संख्या अगर किसी समुच्चय में परिमित होती है तब उसको अपन परिमित समुच्चय कहते हैं। परिबद्ध अलग चीज है, परिबद्ध अलग है। परिबद्ध का मतलब ऐसी दो संख्याएं मिलनी चाहिए। परिमित का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट है वो फाइनाइट होने चाहिए। देखो, परिबद्ध समुच्चय का मतलब बाउंडेड सेट का मतलब क्या? देखो, समुच्चय एस के उच्चक और निम्नक अगर दोनों अपने को विद्यमान होते हैं, अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तब उसको अपन कहेंगे बाउंडेड सेट कहेंगे। देखो, या ऐसी दो संख्याएं मिल जानी चाहिए कि एक से तो समुच्चय के सारे अवयव बड़े होने चाहिए। देखो, और एक से समुच्चय के सारे अवयव छोटे होने चाहिए, तब उसको अपन कहेंगे बाउंडेड सेट। देखो, तब वो बाउंडेड सेट कहलाता है। देखो, कुछ एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं। देखो, सेकंड ग्रेड में पूछा गया एक बार 2016 में। एस बराबर अपने को ये दे रखा था। देखो, अब बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो, ये समुच्चय दे रखा है, पता लगाओ देखिए परिबद्ध है या नहीं, बाउंडेड है या नहीं। सबसे पहले देखो, ऐसे केस में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस समुच्चय के अवयव देखेंगे। देखो, इस समुच्चय में कौन कौन से अवयव होंगे वो देखेंगे। देखो, सबसे पहले एस बराबर अपन ने लिख लिया। देखो, 1/n, n बिलोंग्स टू n लिख लिया। देखो, सारे ध्यान से सुनेंगे। देखो, एक बार थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे इसमें। देखो, सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो, एक बार एस बराबर देखो 1/n, n बिलोंग्स टू n है। देखो, समुच्चय में कौन कौन से अवयव आएंगे? समुच्चय के अंदर 1/n टाइप के अवयव आएंगे, जहां पे n क्या होनी चाहिए? एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। देखो, तो n का मतलब क्या हो गया? देखो, n बराबर हो जाएगा 1 2 3 4, ये सारी संख्याएं हो जाएंगी। देखो, अब यहां से अपन एक एक मान लेते जाएंगे और यहां रखते जाएंगे। देखो, तो सबसे पहले n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। देखो, n बराबर 2 रखेंगे 1/2 आएगा, 3 रखेंगे 1/3 आएगा, 4 रखेंगे 1/4 आएगा, चलते जाएंगे। देखो, लास्ट में अपन क्या रखेंगे? n को टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे। कभी भी n बराबर इनफाइनाइट नहीं होता है, n टेंस टू इनफाइनाइट होता है। देखो, ये गलत है। देखो, n टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे। देखो, अपन n को टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तो 1/n क्या होगा? टेंस टू 0 होगा। देखो, अगर n को अपन टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तो 1/n क्या हो जाएगा? टेंस टू 0 हो जाएगा। देखो, तो लास्ट का अवयव जो अनंत अवयव आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। देखो, वो अवयव 0 आएगा। हालांकि वो अवयव इस समुच्चय में नहीं माना जाएगा। देखो, n को टेंस टू इनफाइनाइट करने पे जो एलिमेंट आता है वो समुच्चय में कभी भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस समुच्चय में नहीं आया ये। अपन ये तो एक मान देख रहे हैं इसका। जब n का मान टेंस टू इनफाइनाइट कर दिया तब इसका मान टेंस टू 0 हो रहा है। 0 नहीं हो रहा है, टेंस टू 0 हो रहा है। देखो, 0 की ओर टेंस हो रहा है। देखो, तो 0 आएगा ही नहीं कभी भी। 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, ये अपन कह सकते हैं। देखो, वो समझने के लिए एक बार अपन ये मान रहे हैं। देखो, ये अवयव इस समुच्चय में नहीं है, ये अवयव इस समुच्चय के अंदर नहीं है। देखो, जीरो देखो इस तरीके से लिखना साइड में आप लोग ही, n को टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तब 1/n टेंस टू 0 होगा। देखो, टेंस टू जो होता है वो समुच्चय में नहीं माना जाएगा। वो एलिमेंट, वो अवयव उस एलिमेंट उसके अंदर समुच्चय के अंदर नहीं मानेंगे। देखो, अब यहां आप देख सकते हो। देखो, इस समुच्चय में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है? ऐसी कौन सी संख्या है जिसके लिए अपन ये कह सकें कि समुच्चय के सारे अवयव उससे बड़े आएंगे? देखो, देखिए कौन सा एलिमेंट है? 0। निम्नक हो गया इसका 0। देखो, निम्नक हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। देखो,
ये हो गया देखो, जीरो से सारी संख्याएं बड़ी या बराबर आएंगे देखो, जीरो से सारी संख्याएं बड़ी या बराबर आएंगे देखो, ये बात समझ रहे हो क्या? देखो उच्चक क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है इसके अंदर, 1 है देखो, तो निम्नक इसका 0 हो गया, उच्चक 1 हो गया देखो। अब निम्नक और उच्चक दोनों विद्यमान है, इसका मतलब ये कौन सा सेट हो जाएगा, परिबद्ध समुच्चय हो जाएगा, बाउंडेड सेट है देखो, परिबद्ध समुच्चय हो जाएगा देखो, निम्नक व उच्चक दोनों विद्यमान है, निम्नक व उच्चक विद्यमान है देखो, इसका मतलब ये बाउंडेड सेट है देखो, परिबद्ध समुच्चय देखो, ये बात सही है क्या तक? अब इसका उच्चक है वो तो देखो समुच्चय में विद्यमान है, लेकिन निम्नक समुच्चय में विद्यमान नहीं है, जो निम्नक है वो समुच्चय का अवयव नहीं है देखो, ये बात ध्यान रखनी है, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे इनमें। जैसे ये दे देंगे 1/n, ये सेट दे दिया, फिर इसके बारे में 4 ऑप्शन लिख देंगे कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, एस परिबद्ध समुच्चय है, एस का निम्नक समुच्चय में विद्यमान है, एस का उच्चक समुच्चय में विद्यमान नहीं है, इस टाइप से ऑप्शन बनेंगे देखो। तो यहाँ पर देख रहे हैं निम्नक समुच्चय में विद्यमान नहीं है देखो, जो टेंस टू इनफाइनाइट करने पे जो एलिमेंट आएगा वो समुच्चय में विद्यमान नहीं होगा देखो, एन टेंस टू इनफाइनाइट लेने पर जो अवयव आएगा उसको समुच्चय का अवयव नहीं मानेंगे देखो, जो अवयव आएगा देखो साइड में लिख लो, ही वो समुच्चय का अवयव नहीं होगा देखो, वो समुच्चय में विद्यमान नहीं होगा, समझने के लिए थोड़ा सा, समुच्चय में विद्यमान नहीं होगा देखो, समुच्चय में विद्यमान नहीं होगा देखो, ये अपन कह सकते हैं, एन टेंस टू इनफाइनाइट लेने पर जो अवयव आएगा वो समुच्चय में विद्यमान नहीं होगा देखो। तो नोट लगा के बात लिख देना इसके अंदर ही कि समुच्चय एस का निम्नक समुच्चय में विद्यमान नहीं है देखो, समुच्चय में विद्यमान नहीं है, समुच्चय एस का निम्नक है वो समुच्चय का अवयव नहीं है देखो, समुच्चय में विद्यमान नहीं है, समुच्चय का अवयव नहीं है, निम्नक विद्यमान तो है लेकिन समुच्चय का अवयव नहीं है देखो। अब निम्नक और उच्चक दोनों विद्यमान है, इसलिए इसको अपन कहेंगे बाउंडेड सेट कहेंगे देखो, परिबद्ध समुच्चय कहेंगे देखो। ये अपन कह सकते हैं देखो। ये बताओ देखिए, ये परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय है, एन का मान अनंत लेंगे अपन, कितने भी एलिमेंट आ सकते हैं इसमें, कोई काउंट थोड़ी कर सकते हैं उनको अपन। परिमित का मतलब जिनको काउंट किया जा सके, इन एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते अपन, इन एलिमेंट को काउंट नहीं किया जा सकता देखो। तो नीचे लिख लो ये बात, ये अपरिमित समुच्चय है। नोट के अंदर दूसरा पॉइंट ये लिखो, देखो ये अपरिमित समुच्चय, यही बातें याद करनी है आपको बस। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, ये अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है, कितने भी एलिमेंट आ सकते हैं इसमें, अपरिमित समुच्चय है, ये अपन कह सकते हैं। ऐसा वो इनफाइनाइट सेट है देखो, ऐसा वो अपरिमित समुच्चय है, ये अपन कह सकते हैं देखो। कुछ एग्जांपल अपन और देखते हैं देखो ऐसे। एस बराबर अपन ने ले लिया देखो 1 + 1/n, n बिलोंग्स टू n ले लिया देखो। सबसे पहले देखो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, ये देखो देखिए सबसे पहले तो यहां भी n बिलोंग्स टू n ही दे रखा है देखो, तो सबसे पहले n बराबर 1 रख देंगे देखो, n बराबर 1 रखेंगे इसका मान बनेगा देखो 2, n बराबर 2 रखेंगे तो इसका मान बन जाएगा देखो 3/2, 3 रखेंगे तो इसका मान कितना आएगा देखो 3/4, चलता जाएगा देखो ऐसे। लास्ट में क्या आएगा जब n का मान टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तो देखो
एन को टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तो 1/n हो जाएगा टेंस टू 0। देखो तो लास्ट वाला जो अवयव आएगा वो 1 आएगा। देखो एन को टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तो 1 + 1/n है वो टेंस टू 0 हो जाएगा। देखो ये अवयव इस समूचे में नहीं आएगा। देखो ये आएगा। देखो बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं। देखो एन को टेंस टू इनफाइनाइट करके देख लेंगे, लास्ट वाला अवयव पता लग जाएगा। तो अब यहां पर देख सकते हैं, देखो इसका निम्नक कितना आएगा, निम्नक 1 आएगा। देखो उच्चक अगर अपन देखें तो कितना आएगा, देखो इसका उच्चक 2, निम्नक और उच्चक दोनों विद्यमान है, इसका मतलब बाउंडेड सेट है। देखो परिबद्ध समुच्चय, परिबद्ध समुच्चय। देखो निम्नक है वो समुच्चय में विद्यमान नहीं है। देखो निम्नक समुच्चय एस में विद्यमान नहीं है। देखो निम्नक है वो समुच्चय एस में विद्यमान नहीं है। देखो यही सामान्य एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं। देखो एस बराबर अपन ने ये ले लिया। देखो ये देखो, देखिए बाउंडेड सेट है या अनबाउंडेड सेट है, परिबद्ध समुच्चय या अपरिबद्ध समुच्चय। एलिमेंट निकाल के देख लो इसकी। एलिमेंट क्या क्या आ जाएंगे, देखो n बराबर 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे 4, 3 रखेंगे 9। लास्ट में जब n को टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे, देखो तब n² का मान भी टेंस टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। देखो n का मान अगर टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तो n² भी तो टेंस टू इनफाइनाइट होगा। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये लास्ट वाला एलिमेंट अपन इनफाइनाइट कह सकते हैं। देखो इसको कोई है नहीं वैसे ही, टेंस टू इनफाइनाइट हो रहा है, समझने के लिए एक बार इनफाइनाइट लिख रहे हैं। देखो इसको अब यहां अपन देख रहे हैं इसका निम्नक तो कितना हो जाएगा, देखो निम्नक 1 हो जाएगा। देखो उच्चक कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट नहीं, ऐसे लिखेंगे विद्यमान नहीं है, ये लिखा जाएगा विद्यमान नहीं है। देखो ऐसी कोई वास्तविक संख्या विद्यमान नहीं है ताकि अपन ये कह सकें कि समुच्चय के सारे अवयव उससे छोटे आ जाएंगे। उच्चक का मतलब ऐसी वास्तविक संख्या जिससे समुच्चय के सारे अवयव छोटे हों। ऐसी कोई संख्या है क्या, देखो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे ऐसी कोई संख्या है क्या कि समुच्चय के सारे अवयव उससे छोटे आ जाए। देखो जैसे जैसे n का मान बढ़ाते जाओगे बढ़ता जाएगा, n बराबर 100 रखोगे, 1000 रखोगे, लाख रखोगे तो मान बढ़ते जाएंगे। देखो ऐसी कोई संख्या मिल जाएगी क्या, ऐसी कोई संख्या अपन यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं क्या कि समुच्चय के सारे अवयव उससे छोटे आ जाए। देखो नहीं प्राप्त कर सकते। देखो तो इसलिए उच्चक विद्यमान नहीं है, ये लिखेंगे उच्चक विद्यमान नहीं। देखो कैसा समुच्चय है ये, अपरिबद्ध समुच्चय। देखो अपरिबद्ध समुच्चय। देखो अपरिबद्ध समुच्चय। देखो ये जरूर अपन कह सकते हैं ये नीचे से परिबद्ध है, अगर ऐसा ऑप्शन हो तो एस को नीचे से परिबद्ध कहा जा सकता है। देखो क्योंकि इसका जो लोअर बाउंड है वो एग्जिस्ट कर रहा है। देखो समुच्चय ऐसा वो नीचे से परिबद्ध है। देखो समुच्चय ऐसा वो नीचे से परिबद्ध है। देखो अगर ऐसा ऑप्शन हो मान लो तब अपन कह सकते हैं। देखो ओवरऑल अगर बात करें तो अपरिबद्ध समुच्चय। देखो ये समुच्चय देखो, देखिए परिबद्ध है या अपरिबद्ध है। एलिमेंट निकाल के देखो कौन कौन से आएंगे, पहले तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे ये देखो। देखिए
बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं, देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे एक बार, यहां n बिलोंग्स टू z दिया हुआ, देखो z का मतलब ये सारी संख्याएं होंगी, पूर्णांक संख्याओं की बात कर रहे हैं, देखो अपन -3 -2 -1 जीरो नहीं होगा इसके अंदर, देखो 1 2 3 ये सारी संख्याएं होंगी, देखो जीरो को छोड़ना है, तो n बराबर 1 रख दो। देखो सबसे पहले अपन n बराबर 1 रखेंगे तो 1/5 आएगा, देखो n बराबर 1 रखेंगे 1/5 आ जाएगा, देखो 2 रखेंगे 1/10, 3 रखेंगे 1 कितना आ जाएगा 15, चलता जाएगा। देखो इधर ऐसे नेगेटिव संख्या रखेंगे तो -1/5 आएगा, देखो -1/10 आएगा, -1/15 आएगा, देखो चलता जाएगा। देखो अब ये आएगा, देखो ऐसी संख्या इसके अंदर आएंगे। देखो अब बताओ, देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? विद्यमान नहीं है? सबसे बड़ी संख्या तो होगी 1/5, क्योंकि n को टेंस टू इनफाइनाइट भी अगर करोगे तो जीरो ही तो बनेगा। n को अगर अपन टेंस टू इनफाइनाइट भी कर दें तो जीरो बनेगा उसमें। तो अपने को सबसे बड़ी संख्या देखनी 1/5 है, तो वो मानी जाएगी 1/5। देखो उच्चक, उच्चक हो गया 1/5, क्योंकि समुच्चय के सारे अवयव 1/5 से कम या बराबर है। देखो निम्नक कितना हो जाएगा, देखो इसका निम्नक अगर देखें तो है कितना आएगा? सबसे छोटी संख्या कौन सी है यहां पर? है विद्यमान नहीं है, -1/5 नहीं है सबसे छोटी संख्या यहां पर। सबसे छोटी संख्या -1/5 है या नहीं? विद्यमान तो कब नहीं होती? जब n का मान टेंस टू इनफाइनाइट करने पे इनफाइनाइट बन जाता है। इनफाइनाइट कहां बन रहा है यहां पर? अगर आपको n को टेंस टू इनफाइनाइट करोगे तो मान लो n को टेंस टू इनफाइनाइट करते हो तो लास्ट में जीरो ही तो आ सकता है यहां पर। अगर उधर करोगे तो भी जीरो आ सकता है। देखो तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा हूं मैं, सबसे छोटी संख्या कौन सी है यहां पर? भाई n को टेंस टू इनफाइनाइट करने पे जीरो ही तो बनेगा ही। नहीं समझ रही बात? बोलो दोबारा मैं बताता हूं। देखो सुनो, इधर सुनो। देखो इसके एलिमेंट अगर अपन देखें तो देखो, 1 मिनट इसके एलिमेंट देख रहे हैं। देखो 1 मिनट सुनना इधर, बिल्कुल आसान सी बात है। देखो एक बार सुनना भाई, इधर सुनना। देखो एक बार प्लीज, देखो इधर देखो, बिल्कुल आसान सा तरीका ये देख लेंगे इसके एलिमेंट क्या क्या आएंगे। देखो सबसे पहले मैंने n बराबर 1 रख दिया, 1/5 आ गया। 2 रख दिया मैंने, 1/10 आ गया। 3 रख दिया मैंने, 1/15 आ गया। लास्ट में n को अगर आप टेंस टू इनफाइनाइट भी करते हो तो इसका मान टेंस टू जीरो हो सकता है। देखो टेंस टू जीरो होगा। और इधर अगर अपन चलें तो देखो, इधर अगर चलेंगे तो क्या आएगा? देखो ये -1/5, -1/10, -1/15 ये आएगा। देखो अब आप इस समूचे में ये देख के बताओ कि सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है? बताओ एक बार। है सबसे बड़ा तो कौन हो गया? 1/5, क्योंकि अपन ये बात जानते हैं 1/10 है वो 1/5 से छोटा ही होगा। 1/5 से 1/10 है वो 1/5 से छोटा ही है। तो सबसे बड़ा एलिमेंट तो इसके अंदर है 1/5, और सबसे छोटा एलिमेंट है इसके अंदर -1/5। -1/5 सबसे छोटा एलिमेंट है। अपन ये बात देख रहे हैं 1/5 बड़ा होता है 1/10 से। देखो 1/5 बड़ा होता है ना 1/10 से। दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो -1/5 छोटा आएगा किससे? -1/10 से। देखो तो -1/5 छोटा है -1/10 से। देखो -1/5 इससे छोटा। देखो और ये है छोटा है इससे। देखो जैसे जैसे हर बढ़ेगा तो ये संख्याएं छोटी होती जाएंगी। देखो यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव संख्या है। देखो तो निम्नक आएगा यहाँ पर -1/5। सारी संख्या -1/5 और +1/5 के बीच में आएंगे। देखो यहाँ पर सारी संख्या -1/5 से लेके +1/5 तक आएंगे। देखो क्यों नहीं समझ रहे हो? बताओ इस बात को, बताओ। देखिए एक बार भाई कैसे नहीं समझ में आ रही? बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ परिबद्ध समुच्चय देखो, परिबद्ध समुच्चय बाउंडेड सेट है। देखो उच्चक और निम्नक दोनों विद्यमान है और दोनों समुच्चय में विद्यमान है। यहाँ पर उच्चक और निम्नक दोनों समुच्चय में विद्यमान है। देखो उच्चक और निम्नक दोनों S के अवयव हैं। देखो यहाँ पर समुच्चय S के अवयव हैं। देखो
सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों एलिमेंट आएंगे, एस के एलिमेंट आएंगे देखो, क्योंकि दोनों समुच्चय में विद्यमान है देखो, ये अपन देख। इस क्वेश्चन को करके देखो, देखिए कुछ थोड़ा अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर आगे बढ़ते हैं देखो। एक्स एक्स बिलोंग्स टू जेड, ताकि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आएगा 25। सबसे पहले तो ये देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, सारे करेंगे अपनी कॉपी के अंदर, देखिए कौन कौन से अवयव आ जाएंगे इसमें। इस समुच्चय में कौन कौन से अवयव आएंगे वो अपने को देखने देखो। समुच्चय को पढ़ो पहले तो, क्या कह रहा है ये समुच्चय, ऐसी पूर्णांक संख्या, देखो एक्स एक्स बिलोंग्स टू जेड दे रखा है, ऐसी पूर्णांक संख्या जिसका वर्ग 25 से कम या बराबर होता है, ऐसी पूर्णांक संख्या जिसका स्क्वायर है वो 25 से कम या बराबर होता है। कौन सी पूर्णांक संख्या ऐसी, बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं, ऐसी पूर्णांक संख्या, देखो ऐसी पूर्णांक संख्या जिनका स्क्वायर 25 से कम या बराबर होता है। ऐसी पूर्णांक संख्या अपन ले सकते हैं, देखो 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 4 5, अगर 6 लेंगे तो स्क्वायर 36 बन जाएगा देखो, बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं। देखो ऐसे नेगेटिव भी ले सकते हैं, देखो -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, देखो ये सारी ले सकते हैं, ये सारी संख्या ले सकते हैं। देखो एस के अंदर ये सारे एलिमेंट आएंगे, देखो ये बात समझ रहे हो या नहीं, देखो देखिए बोलो ये बात समझ रहे हो या नहीं। एस के अंदर ये सारे एलिमेंट आएंगे देखो। अब यहां देखो, देखिए निम्नक क्या आएगा इसका, यहां अगर अपन देखें तो निम्नक आ जाएगा इसका -5 देखो, और उच्चक कितना आ जाएगा इसका +5। निम्नक -5 आ जाएगा, उच्चक कितना आ जाएगा +5 आ जाएगा। देखो सबसे छोटी संख्या यहाँ इस समुच्चय के अंदर अपन देख रहे हैं -5 है, देखो -5 से सारी संख्याएं बड़ी या बराबर है, देखो ऐसे +5 से सारी संख्या छोटी या बराबर है। देखो तो निम्नक -5 हो गया, उच्चक +5 हो गया, परिबद्ध समुच्चय हो गया। देखो परिबद्ध भी है और क्या है, परिमित है या अपरिमित, परिमित है, शाबाश, परिमित समुच्चय है। परिबद्ध व परिमित समुच्चय है क्योंकि इसके अवयवों को काउंट कर सकते हैं अपन। बाउंडेड और फाइनाइट सेट है, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है। देखो यहां पर बस ये ऐसे सामान्य सामान्य क्वेश्चन ही है, इसमें ज्यादा नहीं है। देखो कुछ क्वेश्चन अपन और देख रहे हैं, देखो एस बराबर ये दे रखा है, एस बराबर ये दे रखा है। देखो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे देखना, देखिए इसके अंदर एक बार। आना चाहिए भी ये क्वेश्चन सभी को। देखो n बिलोंग्स टू n दे रखा है यहाँ पर, सबसे पहले n बराबर 1 रख देंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो कितना बनेगा, देखो 1/2। सबसे पहले n बराबर 1 रख दिया, देखो n बराबर 2 रखेंगे तो बनेगा 2/3, 3 रखेंगे 3/4। लास्ट को देखो यहाँ अलग से देख लेते हैं, n को टेंस टू इनफाइनाइट करके देख लेते हैं। टेंस टू इनफाइनाइट का मतलब लिमिट ही एक तरीके से, लिमिट लेके देख लिया करो आप, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट करके देख लो, यहाँ पर ये करके देख लो। देखो लिमिट निकाल सकते हो क्या इसकी, ऊपर से भी n कॉमन ले लेंगे। देखो जब भी ∞/∞ फॉर्म बनती है तो ऊपर से भी n कॉमन लेते हैं, नीचे से भी n कॉमन लेते हैं। लिमिट को हल करने का ये तरीका होता है। अब इसका मान कितना आ रहा है 1, तो जब n को टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तब इसका मान 1 आएगा। देखो n की जगह इनफाइनाइट कर दिया देखो मैंने, तो इसका मान आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो 1। अब ये एलिमेंट समुच्चय में नहीं माना जाएगा। देखो इस तरीके से कर देते हैं इसको। देखो n टेंस टू इनफाइनाइट लेने पे जो एलिमेंट आएगा वो समुच्चय में नहीं होगा। देखो आप बताओ, देखिए निम्नक और उच्चक क्या हो जाएंगे इसकी, निम्नक हो जाएगा 1/2। देखो
उच्चक कितना हो जाएगा इसका 1। सारे एलिमेंट देखो 1/2 से लेके 1 तक ही आ रहे हैं। देखो परिबद्ध समुच्चय हो जाएगा। देखो परिबद्ध है लेकिन अपरिमित है, अपरिमित समुच्चय। देखो ये सामान्य सी बात अपन यहां देख रहे हैं। देखो देखो समुच्चय एस को इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। देखो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस है। देखो तब इसका निम्नक और उच्चक बताओ, देखिए क्या आएगा। एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस है, यानी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो गया। देखो आर प्लस का मतलब होता है धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। देखो बता सकते हो कि बताओ इसका निम्नक और उच्चक क्या आएगा, बताओ निम्नक है। और बताओ देखिए कैसे लिखेंगे इस समुच्चय को। लिख सकते हो आप, कैसे एलिमेंट आएंगे इसके अंदर। एक्स से ग्रेटर देन 0, 0.1 भी तो आएगा इसके अंदर। धनात्मक वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं, धनात्मक वास्तविक संख्याओं में 0.1 भी तो शामिल है। 0.1 भी समुच्चय में आएगा, 0.001 भी आएगा, वो सारे एलिमेंट आएंगे। देखो इसके अंदर 0 से बड़ी सारी संख्या आएंगी इसके अंदर। समझ रहे हो की बात। 0 से बड़ी सारी संख्या आएंगी, 0.1 है, 0.01 है, वो सारी संख्या आएंगी। तो निम्नक अगर देखें तो निम्नक हो जाएगा इसका 0। देखो इसका निम्नक होगा 0, 0 इसका निम्नक कहेंगे अपन। 0 एक ऐसी संख्या है जिससे ये सारी संख्याएं बड़ी आएंगी। पहले तो ये बताओ, देखिए ये बात समझ रहे हो क्या आप। भाई 0 से सारी संख्या, इसके अंदर देखो ऐसी संख्या भी तो होंगी। इसके अंदर 0.0001 भी आएगा, इसके अंदर 0.000001 भी आएगा। ये सारी संख्या आएंगी इसके अंदर। धनात्मक वास्तविक संख्या तो ले रहे हैं। धनात्मक वास्तविक संख्या का मतलब 0 से बड़ी होनी चाहिए, बस 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 से बड़ी चाहिए कितनी बड़ी, ये ले लो आप। तो ये सारी संख्याएं आएंगी। तो इन सब से छोटी संख्या किसको कह सकते हैं, बताओ। इन सब में छोटी किसको कह सकते हैं, 0 को ही कह सकते हैं। फिर तो निम्नक आएगा 0। उच्चक क्या आएगा इसका, विद्यमान नहीं है। देखो क्योंकि इनफाइनाइट तक जाएंगी ये संख्या। देखो उच्चक है वो विद्यमान नहीं है। देखो तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं अपरिबद्ध समुच्चय हो जाएगा। देखो ये अपरिबद्ध समुच्चय। देखो नीचे से परिबद्ध है, वैसे अगर अपन देखें तो अपरिबद्ध समुच्चय। देखो या ऊपर से अपरिबद्ध समुच्चय भी क्या कहा जा सकता है इसको। देखो ऊपर से अपरिबद्ध समुच्चय, ये भी अपन इसको कह सकते हैं। ये इसी टाइप की क्वेश्चन है। देखो अगर और देखो तो देखो मैं बता दूं। इस समुच्चय का निम्नक और उच्चक और बताओ। देखिए
बिल्कुल आसान है। देखो सबसे पहले अगर अपन देखें तो n बराबर 1 रखेंगे। देखो n बराबर 1 रखेंगे तो ऊपर तो बन जाएगा 5, नीचे बन जाएगा 3, 2 रखेंगे तो ऊपर तो बनेगा 8 और नीचे 5, ये आएगा। देखो लास्ट में n टेंस टू इनफाइनाइट करके देख दो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ले लो। देखो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट कर रहे हैं। देखो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट निकालने के लिए ऊपर से n कॉमन ले लेंगे। देखो n की जगह इनफाइनाइट तो ये आ जाएगा 3/2। ये आएगा। तो लास्ट वाला एलिमेंट अगर अपन देखें तो ये आएगा 3/2। ये आएगा। समझ रहे हो कि सारे? देखो देखिए अब यहां पे अगर अपन देखें तो सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है? 5/3 हो जाएगा ना। सबसे बड़ा एलिमेंट अगर देखें तो 5/3 हो जाएगा। सबसे छोटा देखें तो 3/2 ही तो होगा इसमें। 8/5 का मान कितना आएगा? 1.6 आएगा। इसका मान कितना आएगा? 1.66 आएगा और इसका मान 1.5 आएगा। देखो तो सबसे छोटा एलिमेंट यही रहेगा। देखो निम्नक हो जाएगा इसका 3/2, निम्नक 3/2 हो जाएगा, उच्चक हो जाएगा इसका 5/3। परिबद्ध समुच्चय हो जाएगा। देखो बाउंडेड सेट है। बाउंडेड सेट हो जाएगा। देखो ये बात समझ रहे हो कि सारे? देखो देखिए बिल्कुल आसान है। सबसे पहले n बराबर 1 2 रख के अपन एलिमेंट निकाल लेंगे। देखो लास्ट में n को टेंस टू इनफाइनाइट कर देंगे। देखो जो मान आता है वो अपन देखेंगे। देखो और कोई एग्जांपल अगर देखना चाहें तो अपन देख सकते हैं। देखो जैसे ये एग्जांपल ही है, चैप्टर खत्म होने जा रहा है। देखो ये पूरा इसका निम्नक और उच्चक पूछे गए। देखो इसका बताओ। देखिए निम्नक और उच्चक क्या आएगा? बिल्कुल आसान है। सबसे पहले अपन रखेंगे। देखो n बराबर 1 रख देंगे। देखो n बराबर 1 रखेंगे तो कितना बनेगा? देखो ये 2 बनेगा। n बराबर 1 रखेंगे 2 बनेगा। देखो n बराबर 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा, सुनो इधर सुनो, n बराबर 2 रखेंगे तो कितना बनेगा? ये 3/2 का स्क्वायर बनेगा। देखो n बराबर 3 रखेंगे तो ये बन जाएगा, जैसे मान लो n बराबर 3 रखेंगे तो कितना बनेगा? ये मैंने गलत रख दिया थी या सही है? n बराबर 3 रखेंगे तो कितना बनेगा? देखो ये 4/3 बन जाएगा। 4/3 की पावर 3। लास्ट में देखो जब n को टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तो कितना बनेगा इसका मान? लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 + 1/n की पावर n का मान कितना होता है? e होता है। सबको याद होना चाहिए था, ये बार बार अपन पढ़ चुके हैं। ऐसा नियम भी अपन ने पढ़ा था। इस टाइप की लिमिट को इस तरीके से सोल्व करते हैं अपन। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 + a/n की पावर n है। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म अगर बनती है तो e की पावर में लिख देते हैं अपन। e की पावर में इसको लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं। ऐसा अपन ने एक नियम पढ़ा था। देखो हद ही हो गई। a/n × n ऐसे लिखते हैं। देखो यहाँ देखो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही। देखो और जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, अपन ने ये भी बात की थी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो इस टाइप की जो फॉर्म है वही एग्जाम में पूछी जाती है। अगर 1 की पावर इन्फिनिटी रूप बनता है तो e की पावर में अपन लिख देते हैं, इन दोनों का गुणा कर देते हैं e की पावर में, या n से n कैंसिल हो जाएगा, इसका मान आएगा e की पावर a आएगा। देखो अब यहां अगर अपन देखें तो a का मान 1 है तो इसका मान आएगा e की पावर 1 आएगा। देखो तो जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो इसका मान e की पावर 1 आएगा। देखो ये आएगा। देखो ये आएगा। देखो
बताओ ये समझ रहे हो या नहीं बात? अब यहां अगर अपन देखें तो देखो निम्नक कितना आ जाएगा इसका, ई का मान कितना होता है 2.71 होता है। देखो ई का मान 2.71 के आसपास होता है। देखो तो यहां निम्नक कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। देखो निम्नक 2 हो जाएगा जबकि उच्चक इसका ई हो जाएगा। अब उच्चक है वो समुच्चय में विद्यमान नहीं है। देखो n टेंस टू इनफाइनाइट करने पे जो मान आएगा वो समुच्चय में विद्यमान नहीं होगा। देखो परिबद्ध समुच्चय है। देखो उच्चक है वो S में विद्यमान नहीं है। देखो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखो ये करके बताओ। देखिए आप लोग S बराबर ये दे रखा है। देखो n-1 की पावर n दे रखा है। देखो देखिए परिबद्ध समुच्चय अपरिबद्ध समुच्चय क्या है बताओ। देखिए एलिमेंट निकालो, इसमें क्या क्या आएंगे। देखो क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे। देखो देखिए क्या क्या आएंगे बताओ इसमें। सबसे पहले n बराबर 1 रखेंगे। देखो n बराबर 1 रखेंगे तो -1 आएगा। देखो n बराबर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 3 रखेंगे तो कितना आएगा 4 रखेंगे तो कितना आएगा। देखो प्लस का 4 चलता जाएगा। देखो इस तरीके से ये चलता जाएगा। देखो अब देखो देखिए इसके निम्नक और उच्चक क्या आएंगे। लास्ट में अगर अपन n को टेंस टू इनफाइनाइट करके अगर अपन देखें। देखो लास्ट में n को अगर अपन टेंस टू इनफाइनाइट करते हैं तो n चाहे अपन सम संख्या लें, अगर n अपन विषम संख्या लेंगे देखो इसका मान अपन देख सकते हैं। देखो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, देखो इसका मान अपन देख रहे हैं। अब इसका मान सम और विषम पे डिपेंड करेगा। देखो n का मान अगर अपन सम ले लेते हैं, अगर n का मान इवन ले लेंगे तब तो ये प्लस बन जाएगा ना, तब तो इस लिमिट का मान आएगा देखो इनफाइनाइट। और n का मान अगर अपन ओड ले लेते हैं, विषम ले लेते हैं, तब इसका मान कितना आएगा। देखो इसका मान अगर n का मान अपन विषम ले लेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। देखो और नेगेटिव बन जाएगा तो इसमें लिमिट लेने पर कितना आएगा -इनफाइनाइट आएगा। देखो -इनफाइनाइट आएगा। तो यानी अपन ये कह सकते हैं देखो ये समुच्चय इस तरीके से आएगा। देखो इस समुच्चय के एलिमेंट आएंगे -इनफाइनाइट से लेके इस तरीके से आएंगे। देखो -3 आएगा, -1 आएगा, फिर 2 आएगा, 4 आएगा, इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा। देखो इधर भी इनफाइनाइट तक रहेगा। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो बोलो सही है कि बात। इस समुच्चय के एलिमेंट आएंगे वो इस तरीके से आएंगे। देखो तो अपन देख रहे हैं देखो न तो निम्नक विद्यमान है इसका, न उच्चक विद्यमान है। देखो निम्नक भी इनफाइनाइट तक है और ये भी इनफाइनाइट तक है। देखो निम्नक व उच्चक विद्यमान नहीं है। देखो निम्नक व उच्चक विद्यमान नहीं होंगे। देखो इसका मतलब अनबाउंडेड सेट हो जाएगा, अपरिबद्ध समुच्चय हो जाएगा। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए, 1-2 क्वेश्चन मैं अभी करवाऊंगा। देखो एग्जाम से पूछे गए हैं, 1-2 बातें नोट लगा के लिख लेना। देखो यहां पर देखो परिमित समुच्चय है वो हमेशा परिबद्ध होगा। देखो अगर कोई फाइनाइट सेट है तो वो हमेशा परिबद्ध होता है। फाइनाइट सेट है वो हमेशा बाउंडेड होता है। देखो परिमित समुच्चय कोई भी ले लो, निम्नक और उच्चक उसके विद्यमान होंगे। देखो
अगर अपरिमित समुच्चय की अपन बात करें देखो इनफाइनाइट सेट की, तो अपरिमित समुच्चय क्या हो सकता है बताओ, देखिए परिबद्ध हो सकता है या अपरिबद्ध हो सकता है? दोनों हो सकता है ना। शाबाश, अपरिमित समुच्चय, ये तो समझ में आ रही है किताब प्राप्त करके। अपरिमित समुच्चय परिबद्ध व अपरिबद्ध हो सकता है। इनफाइनाइट सेट है वो बाउंडेड भी होगा अनबाउंडेड भी होगा। देखो उसके आगे अपन बात कर रहे हैं देखो पूर्ण अभिगृत की। कंप्लीट एक्सिम पूर्ण अभिगृत, यदि क्षेत्र F की, यदि क्षेत्र F के उपसमुच्चय S का उच्चक व निम्नक, उच्चक व निम्नक क्षेत्र F में ही विद्यमान हो, क्षेत्र F में ही विद्यमान हो, तब F पूर्ण अभिगृत का पालन करता है। तब F पूर्ण अभिगृत का पालन करता है। यानी क्षेत्र F का कोई भी उपसमुच्चय, उसका उच्चक और निम्नक वो समुच्चय F के अंदर ही विद्यमान हो। क्षेत्र F के प्रत्येक उपसमुच्चय का उच्चक व निम्नक यदि क्षेत्र F में ही विद्यमान हो, तब क्षेत्र F है वो क्या करता है, पूर्ण अभिगृत का पालन करता है। यदि क्षेत्र F का कोई सबसेट है जो कि क्या होना चाहिए, परिबद्ध होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, यदि उसका उच्चक और निम्नक अगर विद्यमान है तो वो क्षेत्र F में ही विद्यमान होना चाहिए, तब अपन कहेंगे कि F है वो पूर्ण अभिगृत का पालन कर रहा है। उसके बाद में आगे एक डेफिनेशन है देखो, पूर्ण कर्मित क्षेत्र। पूर्ण कर्मित क्षेत्र, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। परिभाषा देखो, वह कर्मित क्षेत्र, वह कर्मित क्षेत्र, वह कर्मित क्षेत्र जिसके उपसमुच्चय, जिसके उपसमुच्चय का उच्चक व निम्नक, उच्चक व निम्नक, वह कर्मित क्षेत्र F जिसके उपसमुच्चय का उच्चक व निम्नक F में ही विद्यमान हो, F में ही विद्यमान हो, पूर्ण कर्मित क्षेत्र कहलाता है। यानी ऐसा एक कर्मित क्षेत्र होना चाहिए। कर्मित क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो Q की बात अपन कर सकते हैं, R की बात कर सकते हैं, परिमेय संख्याओं के समुच्चय की बात कर सकते हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की बात कर सकते हैं। यदि ऐसा कर्मित क्षेत्र, ऐसा एक ऑर्डर्ड फील्ड होना चाहिए जिसके प्रत्येक उपसमुच्चय का उच्चक और निम्नक है वो F में ही विद्यमान होना चाहिए। उच्चक और निम्नक अगर F में ही विद्यमान है तो ऐसे कर्मित क्षेत्र को अपन कहेंगे पूर्ण कर्मित क्षेत्र। ऐसा कर्मित क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, पूर्ण कर्मित क्षेत्र कहलाता है। एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो देखो R प्लस डॉट, एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो R प्लस डॉट को अपन पूर्ण कर्मित क्षेत्र कह सकते हैं। R प्लस डॉट को पूर्ण कर्मित क्षेत्र कह सकते हैं। R प्लस डॉट है वो पूर्ण कर्मित क्षेत्र है क्योंकि R प्लस डॉट के प्रत्येक उपसमुच्चय, या ऐसे अपन कह सकते हैं क्योंकि R के प्रत्येक उपसमुच्चय, क्योंकि R के प्रत्येक उपसमुच्चय का उच्चक व निम्नक, का उच्चक व निम्नक R में ही विद्यमान होगा। उच्चक व निम्नक R में ही विद्यमान होगा। उच्चक व निम्नक R में ही विद्यमान होगा। भैया अगर R का अगर अपन कोई भी उपसमुच्चय लेते हैं तो उसका उच्चक और निम्नक कोई न कोई रियल नंबर होगा, और वो रियल नंबर होगा तो वो वापस किसके अंदर आ जाएगा, R के अंदर आ जाएगा।
भी उच्चक और निम्नक है वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो हो नहीं सकता, कोई भी रियल नंबर होगा, प्रीमी हो सकता है, एप्रीमी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर होगा, और रियल नंबर होगा तो वो वापस किसके अंदर आ जाएगा, आर के अंदर आ जाएगा। तो आर प्लस डॉट है वो क्या है, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है। आर प्लस डॉट को अपन क्या कह सकते हैं, पूर्ण क्रमित क्षेत्र कह सकते हैं भाई। आर के प्रत्येक उपसमुच्चय का उच्चक व निम्नक किसमें विद्यमान होगा, आर के अंदर ही विद्यमान होगा। ऐसे अगर अपन देखें तो देखो क्यू प्लस डॉट है, क्यू प्लस डॉट है वो पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है, क्यू प्लस डॉट है वो पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है। क्योंकि क्यू के उपसमुच्चय का, क्यू के उपसमुच्चय का उच्चक व निम्नक, क्यू के उपसमुच्चय का उच्चक व निम्नक अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। कोई भी अगर अपन परिमेय संख्याओं का समुच्चय ले रहे हैं, उसका अगर कोई उपसमुच्चय ले रहे हैं तो उसका उच्चक और निम्नक है वो एक अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, और अपरिमेय संख्या होगी तो वापस क्यू के अंदर विद्यमान नहीं होगी। देखो यानी अपन ये कह सकते हैं क्यू प्लस डॉट है वो पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है, क्योंकि क्यू के उपसमुच्चय का उच्चक व निम्नक अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, जो कि क्यू में विद्यमान नहीं होगी। देखो जो कि क्यू में विद्यमान नहीं होगी, क्यू में विद्यमान नहीं होगी, क्यू में विद्यमान नहीं होगी। तो इसका मतलब क्यू प्लस डॉट है वो पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है। यानी अपन ये कह सकते हैं केवल आर प्लस डॉट है वो पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, केवल आर प्लस डॉट को अपन पूर्ण क्रमित क्षेत्र कह सकते हैं। क्रमित क्षेत्र अगर देखें तो क्रमित क्षेत्र कौन कौन है, ऑर्डर्ड फील्ड अगर देखें तो क्रमित क्षेत्र का मतलब ऑर्डर्ड फील्ड वो है कौन कौन है, क्यू प्लस डॉट और आर प्लस डॉट। और अगर पूर्ण क्रमित क्षेत्र देखें, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड देखें, पूर्ण क्रमित क्षेत्र वो अगर देखें तो कौन है, देखो आर प्लस डॉट। आर का मतलब यहां वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की बात कर रहे हैं, देखो अपन रियल नंबर का जो सेट है उसकी बात कर रहे हैं। देखो तो वास्तविक संख्याओं को पूर्ण क्रमित क्षेत्र के रूप में माना गया। देखो तो रियल एनालिसिस का जो पहला चैप्टर है उसका नाम ही ये है कि पूर्ण क्रमित क्षेत्र। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय वो एक पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है। देखो अब एग्जाम में देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहां से देखो कितना आसान आसान। अभी रुको एक बार, यहां देखो अभी ये चैप्टर पूरा करते हैं आज। पूर्ण क्रमित क्षेत्र की अपन बात कर रहे थे, भूल जाओगे बाद में छुट्टियों में, देखो उसको वापस, है ना। सेकंड ग्रेड 2011 में अभी 5-7-10 मिनट पढ़ रहे हैं। देखो अभी है क्या कह रहे हो, एक बार सुनो इधर सुनो। पूर्ण क्रमित सेकंड ग्रेड 2011 में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है। पूरा करेंगे इसको, अभी 5-7 मिनट लगेंगे भाई, सुनो इधर ध्यान से। देखो पूर्ण क्रमित क्षेत्र के रूप में पहला है देखो पूर्ण अभिकृत, सेकेंड है देखो क्रम अभिकृत, क्षेत्र अभिकृत, फोर्थ था सभी। कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो। देखो 10 मिनट ये पूरा पढ़ेंगे अभी, अपन बीच में डिस्टर्ब नहीं करोगे आप लोग।
पूर्ण क्रमित क्षेत्र के रूप में वास्तविक संख्याओं के गुणधर्म में शामिल है। पूर्ण क्रमित क्षेत्र के रूप में वास्तविक संख्याओं के गुणधर्म में क्या शामिल है? पूर्ण अभिगृहित भी शामिल है, क्रम अभिगृहित भी शामिल है, क्षेत्र अभिगृहित भी शामिल है, सभी ऑप्शन बोलो इसमें। देखो यहां नाम ही दे रखा है पूर्ण क्रमित क्षेत्र है। सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया था, नाम दे रखा है कि पूर्ण क्रमित क्षेत्र के रूप में क्या क्या शामिल है इसमें। तो पूर्ण क्रमित क्षेत्र में ये तीनों सिद्धांत शामिल है। देखो क्षेत्र अभिगृहित भी शामिल है, क्रम अभिगृहित भी शामिल है और पूर्ण अभिगृहित भी शामिल है। देखो नहीं समझे ये बात? पूर्ण क्रमित क्षेत्र में ये तीनों सिद्धांत शामिल है। देखो तीनों नियमों का पालन करेगा तब उसको अपन कहेंगे पूर्ण क्रम अभिगृहित कहेंगे। देखो सेकंड ग्रेड देखो 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो अभी सुनो प्लीज, सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो समूचे एस बराबर ये दे रखा था। देखो के लिए सत्य कथन है। देखो एस के उच्चक का अस्तित्व नहीं है। देखो थर्ड था एस का निम्नक शून्य है। उच्चक व निम्नक उच्चक व निम्नक एस के अवयव नहीं है। देखो कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं। देखो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं। देखो समूचे एस को इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। देखो एक्स से एक्स का मान 0 से लेके 1 तक दे रखा है। देखो ध्यान से समझना भाई, इसका मान देखो एक्स का मान दे रखा है अपने को 0 से 1 तक दे रखा है। देखो जहां पे एक्स क्या दे रखी है, एक परिमेय संख्याओं का समुच्चय दे रखा है। देखो एक्स कहां से लेनी है अपने को, परिमेय संख्याओं से लेनी है। देखो तो यहां अगर अपन देखें इस समुच्चय के अंदर जितने भी अवयव आएंगे वो सारे 0 और 1 के बीच में ही तो आएंगे, और सारे अवयव 0 और 1 के बीच में आएंगे तो इसका निम्नक हो जाएगा। देखो 0, निम्नक इसका 0 हो जाएगा, उच्चक इसका 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये परिबद्ध समुच्चय हो जाएगा। देखो इसका मतलब ये परिबद्ध समुच्चय। देखो और यहां अपन देख रहे हैं, देखो निम्नक और उच्चक दोनों समुच्चय में विद्यमान है। एक्स का मान देखो 0 के बराबर से स्टार्ट होता है, एक्स का मान 0 के बराबर से लेके 1 के बराबर तक है। देखो तो यहां अपन कह सकते हैं निम्नक इसका 0 हो जाएगा, उच्चक 1 हो जाएगा, बाउंडेड सेट हो जाएगा। देखो निम्नक और उच्चक है वो समुच्चय में विद्यमान है। देखो पहला ऑप्शन ये दे रखा था समुच्चय एस में अनंत अवयव रहता है, अपरिबद्ध है। अनंत अवयवों से कोई मतलब ही नहीं होता है अपरिबद्ध के लिए। समुच्चय एस के उच्चक का अस्तित्व नहीं है। देखो गलत बात है ये भी, है ना? नहीं, एस का निम्नक शून्य है। देखो ये सही बात है, एस का निम्नक शून्य। देखो उच्चक व निम्नक एस के अवयव नहीं है, ये भी गलत बात है। देखो तो एस का निम्नक शून्य, इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया, बताओ है? देखो एक दो चीजें अपन और पढ़ रहे हैं। देखो सुनो इधर, सुनो पूरा करते हैं इस चैप्टर को। सुनो इधर एक बार, अभी तो 5 बजे, आज इतने जल्दी क्यों उतावले हो रहे हो? मेरे समझ में नहीं आ रहा। रुक जाओ एक बार, है आज ही जा रहे हो घर सारे? चलो 5 मिनट और पढ़ा देते जल्दी से कर। 1 मिनट सुनो इधर, सुनो। देखो एक होता है, देखो आर्किमीडियन गुणधर्म होता है।
आर्किमीडियन गुणधर्म देखो, आर्किमीडियन नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक गुणधर्म दिया था देखो, आर्किमीडियन गुणधर्म। यदि x व y दो धनात्मक वास्तविक संख्या, देखो सुनो इधर ध्यान से सुनो, देखो यदि x व y दो धनात्मक वास्तविक संख्या है, देखो तब ऐसा धनात्मक पूर्णांक, तब ऐसा धनात्मक पूर्णांक n विद्यमान होता है। ताकि nx ग्रेटर देन y। क्या गुणधर्म दिया देखो, कुछ है ही नहीं। ऐसा गुणधर्म तो कोई भी लिख देता देखो। ये देखो आप क्या गुणधर्म क्या कहा, देखो सुनो सुनो, देखो इधर ये कहा गया है कि x और y अगर दो धनात्मक वास्तविक संख्या है, मान लो x और y अगर दो धनात्मक वास्तविक संख्या, कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या ले ली, मान लो आपने 3 और 5 ले ली, या कोई भी वास्तविक संख्या ले ली, देखो मान लो कोई भी दो संख्या ले ली आपने, देखो फिर 3 और 5 मान लो दो संख्या ले ली आपने, देखो तो हमेशा आपको ऐसा एक धनात्मक पूर्णांक मिल जाएगा कि इसको आप बड़ा लिख सकते हो इससे। देखो n का मान अपने को हमेशा एक ऐसा n का मान मिल जाएगा जो इसको संतुष्ट करेगा। देखो भाई x बराबर आपने ले लिया, देखो x बराबर तो 3 ले लिया, y बराबर आपने 5 ले लिया, देखो अब ऐसी संख्या आपको मिल जाएगी जो इसको संतुष्ट करेगी। देखो n बराबर अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ तो n बराबर 2 लेने पे देखो 6 का मान बड़ा हो जाएगा 5 से। देखो अगर मैं 2 को इससे गुणा कर दूं तो इसका मान इससे बड़ा हो जाएगा। देखो ऐसी संख्या हमेशा मिल जाएगी। देखो आर्किमीडियन गुणधर्म क्या कहता है, देखो x और y अगर दो धनात्मक वास्तविक संख्या, सुनना देखो इधर सुनना एक बार, x और y अगर दो धनात्मक वास्तविक संख्या है तो ऐसा धनात्मक पूर्णांक हमेशा विद्यमान होता है ताकि nx है वो ग्रेटर देन हो जाएगा y से। x बराबर जैसे देखो 3 ले लिया, y बराबर 5 ले लिया। देखो अब ऐसा आपको एक n का मान जरूर मिल जाएगा कि इस संख्या को बड़ी बना सकते हो आप इससे। देखो तो 2 ले लो चाहे 3 ले लो चाहे 4 ले लो, कुछ भी ले लो यहाँ पे, ये इससे बड़ा बन जाएगा। देखो तो आर्किमीडियन गुणधर्म है ये, देखो आर्किमीडियन गुणधर्म ये देखो। और जो क्षेत्र इस गुणधर्म का पालन करते हैं उसको अपन कहते हैं आर्किमीडियन क्षेत्र कहते हैं। देखो लिख लेना, देखो ये बात। नीचे नोट लगा के लिख लो ये बात। जो क्षेत्र आर्किमीडियन गुणधर्म का पालन करते हैं जो क्षेत्र आर्किमीडियन गुणधर्म का पालन करते हैं उनको कहते हैं अपन आर्किमीडियन क्षेत्र कहते हैं। आर्किमीडियन क्षेत्र कहलाते हैं। आर्किमीडियन क्षेत्र कहलाते हैं। एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे। Q प्लस डॉट हो जाएगा, देखो Q प्लस डॉट हो जाएगा और R प्लस डॉट हो जाएगा। फिर C प्लस डॉट पे तो अपन ग्रेटर देन का चिन्ह काम में ले ही नहीं सकते। देखो सम्मिश्र संख्याओं में तो अपन ग्रेटर देन या इक्वल या लेस देन का चिन्ह काम में नहीं ले सकते। देखो तो आर्किमीडियन क्षेत्र कौन कौन होता है, देखो Q प्लस डॉट होता है और R प्लस डॉट होता है। क्षेत्र कौन कौन होते हैं, Q प्लस डॉट, R प्लस डॉट, C प्लस डॉट। आर्किमीडियन क्षेत्र ये होता है, देखो Q प्लस डॉट और R प्लस डॉट होते हैं। देखो ये अपन कर सकते हैं। यहाँ पे एक थ्योरम है, देखो प्रत्येक पूर्ण क्रमित क्षेत्र है वो आर्किमीडियन क्षेत्र होता है। प्रत्येक पूर्ण क्रमित क्षेत्र है वो आर्किमीडियन क्षेत्र होता है, लेकिन आर्किमीडियन क्षेत्र का पूर्ण क्रमित क्षेत्र होना आवश्यक नहीं है। यहाँ अपन देख रहे हैं Q प्लस डॉट है वो आर्किमीडियन क्षेत्र है लेकिन पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है। देखो तो ये बात लिख लेना आगे। देखो यही बातें अब इसके अंदर देखो सेकंड पॉइंट ये लिख लेना, देखो नोट के अंदर पूर्ण क्रमित क्षेत्र
सेकेंड पॉइंट ये लिख लो, देखो पूर्ण कर्मित क्षेत्र, पूर्ण कर्मित क्षेत्र आर्किमीडियन क्षेत्र होता है। पूर्ण कर्मित क्षेत्र आर्किमीडियन क्षेत्र होता है, परंतु विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। देखो Q प्लस डॉट है वो आर्किमीडियन क्षेत्र है, लेकिन पूर्ण कर्मित क्षेत्र नहीं है। देखो ये नाम याद करना है आपको। देखो Q प्लस डॉट है वो आर्किमीडियन क्षेत्र है, Q प्लस डॉट है वो आर्किमीडियन क्षेत्र है। आर्किमीडियन क्षेत्र है, परंतु पूर्ण कर्मित क्षेत्र नहीं है। देखो Q प्लस डॉट नहीं होता है ना पूर्ण कर्मित क्षेत्र। ये देखो अभी 5 मिनट पढ़ लेते हैं। देखो एक बार सुनो, इधर सुनो। है एक मिनट रुको, ये बीच में अब छोड़ेंगे। देखो हम फिर वापस वही दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा पूरा। ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, 2 मिनट आप सुन लो। देखो इधर है, सुनो इधर। देखो सेकंड ग्रेड 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ। देखो 5 मिनट रुक जाओ, बस 5 मिनट तक सुनो इधर। सेकंड ग्रेड 2013 में देखो, कल सुबह क्लास लगाते थे अपन 11 बजे तक और फिर चले जाना आपका। ये ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। 8 से 11 बजे अपन पढ़ा देंगे और फिर चले जाना आपका, क्योंकि ये ज़्यादा ठीक रहेगा सर। या बताओ आप लोग, बताओ या आज ही जाओगे सर? चलो चलो चले जाना अभी रुको। देखो परिम सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया पूरा। ये वीडियो दोबारा हमें बनाना पड़ेगा, मैं बता देता। सेकंड ग्रेड 2013 में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, परिमेय संख्याओं का समूचय क्यू है। देखो 5 मिनट आप रुक जाते, आराम से बैठे रहते। देखो इस टाइप से ऑप्शन दे रखे थे। देखो पूर्ण कर्मित क्षेत्र, पूर्ण कर्मित क्षेत्र व आर्किमीडियन क्षेत्र। देखो आर्किमीडियन क्षेत्र परंतु पूर्ण कर्मित क्षेत्र नहीं। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहां पर? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो एक छोटी सी बात, देखो नोट लगा के लिख लेना इसके अंदर। 1-2 बातें अपन लिख रहे हैं। देखो पहला पॉइंट तो ये लिख लेना। देखो एक होता है, देखो डेडेकाइंड अभिगृहित होता है। देखो सुनना, इधर सुनना। देखो पूर्णता कर्म अभिगृहित और डेडेकाइंड अभिगृहित है, वो दोनों को सेम माना गया। देखो समतुल्य, दोनों समतुल्य होते हैं एक दूसरे के। मान लो सत्य असत्य में से कोई बात पूछ लें तो पूर्णता क्रम अभिगृहित और डेडेकाइंड क्रम अभिगृहित, या डेडेकाइंड पूर्णता अभिगृहित, दोनों एक दूसरे के समतुल्य होते हैं। देखो अब उस अभिगृहित को याद करने की जरूरत नहीं, ये बात याद कर लेना। देखो कोई है भी नहीं कुछ ऐसा अभिगृहित। पूर्णता क्रम अभिगृहित और डेडेकाइंड पूर्णता अभिगृहित है, दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। देखो
दोनों समतुल्य होते हैं, ये अपन कह सकते हैं, देखो इक्विवेलेंट होते हैं। देखो पूर्णता क्रम अभिक्रित और डेडेकाइंड अभिक्रित है, वो दोनों सेम ही है, एक ही बात है, इक्विवेलेंट है। देखो दोनों समतुल्य होते हैं। देखो समतुल्य का मतलब है इक्विवेलेंट। सेकंड देखो, ऐसी एक दो थ्योरम वहां पे दी हुई है कि कोई भी दो अगर वास्तविक संख्या आप लेते हो तो उनके मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है, हमेशा अनंत अपरिमेय संख्या होती है। कितनी भी दो छोटी संख्या ले लो आप, कितनी भी दो छोटी वास्तविक संख्या ले लो, उनके मध्य आपको अनंत परिमेय संख्या मिल जाएंगी, अनंत अपरिमेय संख्या मिल जाएंगी। ये बात अपन कह सकते हैं। देखो तो ये बात लिख लेना, देखो किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के मध्य, किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के मध्य, किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के मध्य किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय व अनंत अपरिमेय संख्या होती है। देखो ये अपना चैप्टर पूरा हो गया लगभग, इसमें एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे फिर बाद में। देखो